चलिए बच्चे, तो हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक्स। बेसिक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फिर मैंने आपको समझाया था कि कोई भी आदमी जब बिजनेस करता है तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है आउटसाइडर के साथ, और आउटसाइडर के साथ कम्युनिकेट करना है तो क्या चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, और उस लैंग्वेज का नाम ही क्या है, अकाउंटिंग है। फिर मैंने अकाउंटिंग का एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ाया कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू कम्युनिकेट द बिजनेस रिजल्ट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था, ट्रांजैक्शन मींस परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट, एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस। फिर मैंने आपको बताया था इवेंट का मतलब था द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फिर मैंने बताया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए मैंने बताया हर वो ट्रांजैक्शन जो दो कंडीशन पूरा कर दे। कौन सा दो? नंबर वन, इट विल चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, दैट इज द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। एंड नंबर टू, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू। दोनों कंडीशन पूरा कर देगा तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दोनों में से एक भी कंडीशन पूरा नहीं होगा तब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर हमने बात किया था फाइनेंशियल इवेंट, तो हम लोग बोले थे फाइनेंशियल इवेंट का मतलब क्या है, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब मैंने बताया था ईयर एंड होता है। अब मैंने एग्जांपल बताया था कि गुड्स अगर परचेज कर रहे हैं तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, गुड्स अगर सेल कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, किंतु परचेज सेल के कारण जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो मेरा फाइनेंशियल इवेंट है। परचेज सेल करने के बाद लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है वो मेरा फाइनेंशियल इवेंट है। सीधा सीधा बात, जितना भी बैलेंस लास्ट में बच जाता है ईयर के एंड के दिन वो सारा मेरा फाइनेंशियल इवेंट है। इसलिए मैंने बोला था बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इवेंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इवेंट। फिर हमने आपके साथ आगे पढ़ाया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दीज आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज डिराइव्ड फ्रॉम टू थिंग्स, नंबर वन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, नंबर टू अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट किसको बोले थे? दीज आर द assumptions, these are the assumptions required for preparation and presentation of financial statement। और अकाउंटिंग कन्वेंशन के लिए बोले थे these are the guidelines derived from practice of accounting। मैंने बताया था 10 तो कॉन्सेप्ट होता है, 3 तो कन्वेंशन है, टोटल 13 पढ़ना है। पर सारा कॉन्सेप्ट कन्वेंशन अभी नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके जानेंगे, जितना बेसिक्स में जरूरत है उतना। सबसे पहला जो मैंने बात किया था वो था एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग आदमी है, सेपरेट आइडेंटिटीज, and all the transaction in the books are recorded from viewpoint of business and not from the viewpoint of businessman। फिर हमने डिस्कस किया था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, those transactions and event which are measurable in terms of money shall be recorded in the books of accounts, and those transactions and event which are not measurable in terms of money shall not be recorded in books of accounts। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि हमारा जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है और ये जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, these are the two basic accounting कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। इसके बाद मैंने डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को लेके बात किया था। हम लोग बोले थे एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एस्पेक्ट, वन इज क्रेडिट एस्पेक्ट, एंड बोथ द एस्पेक्ट शैल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर आपने बोला था भैया ये तो डबल एंट्री होता है, मैंने समझाया था नहीं, डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हमने जो अकाउंटिंग का सिस्टम बनाया है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस में, उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, एंड इट वाज गिवन बाय लूका पैसियोली इन 1494, and Luca Pacioli is also known as father of accounting। फिर हमने बात किया था देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग, एक मॉडर्न अप्रोच और एक ट्रेडिशनल अप्रोच का बात किया था। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब वो गोल्डन रूल्स वाला, मॉडर्न अप्रोच मतलब कॉमन सेंस रूल वाला। याद आ रहा है? यस कि नो? ठीक है, मैं फटाफट बस रिकैप करा रहा हूं कि हमने क्या पढ़ा जिससे कि आगे बढ़ पाए। इसके बाद हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पकड़ा, उसमें बताया कि अकाउंट्स दो तरह का हो सकता है, एक पर्सनल एक इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल अकाउंट दो तरह का होता है, एक रियल और एक नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट मतलब रिलेटिंग टू पर्सन, एंड इम्पर्सनल मतलब विच इज नॉट रिलेटेड टू पर्सन। करेक्ट है। पर्सनल अकाउंट 3 कैटेगरी में बांटे थे, एक नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग का जो अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, जैसे कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई बैंक, ये सब जो है ये सारे आर्टिफिशियल है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोले थे कि these are the accounts which represent a single or a group of natural or artificial person। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बैंक, डेटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताया था आपको। फिर हमने बात किया था रियल अकाउंट, मैंने बोला था ऑल एसेट्स अकाउंट आर रियल अकाउंट एक्सक्लूडिंग एनी रिसीवेबल।
याद है ना, ऑल एसेट्स अकाउंट आर रियल एक्सक्लूडिंग रिसीवेबल, क्योंकि रिसीवेबल जो होता है वो होता तो एसेट ही है, मगर वो रियल नहीं होता, वो पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में जाता है। फिर हमने बताया था कि एसेट जो होता है ना बच्चे, दो तरह का होता है, टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब विच हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, एंड इनटेंजिबल मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। उसके बाद फिर हमने बात किया था नॉमिनल अकाउंट को लेके। नॉमिनल अकाउंट को लेके हमने क्या चर्चा किया था? नॉमिनल अकाउंट के लिए हमने बताया था ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट्स आर नॉमिनल अकाउंट, ये हमने चर्चा कर लिया था। फिर हमने बात किया था गोल्डन रूल्स को लेके, कि हमने बोला था कि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फिर याद करो मैंने इसका आपको लॉजिक बताया था, राम और श्याम का एग्जांपल लेके पूरा लॉजिक आपको डिराइव करके दिया। तो लॉजिक अभी चर्चा नहीं कर रहे, वो तो हो चुका है चर्चा ऑलरेडी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? उसके बाद मैंने आपको बताया था, हाँ, फिर मैंने आपको बताया था देयर आर 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। याद आ रहा है क्या? और वो वाला लॉजिक लेके मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन डिराइव करके दिखाया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया कोई भी अकाउंट जो होता है उसका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट क्यों होता है, कौन से अकाउंट का डेबिट कौन सा अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, वो भी प्रूव करके बताया था। और फिर मॉडर्न अप्रोच का जो कॉमन सेंस रूल है वो भी बताया था कि एसेट और एक्सपेंस के लिए रूल होता है अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम के लिए रूल बोला था कि अगर ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। ये हमने चर्चा किया था। अभी तक जो पढ़ा है बस इतना ही पढ़ा है, मतलब अगर ठीक से घड़ी की तरफ देखोगे तो 6 से 7 मिनट का बात हुआ है अभी तक। 7 मिनट का बात करने में अपने लोगों ने 4 घंटा लगा दिया, 2 क्लास लगा दिया बड़ा बड़ा। हाँ भैया, अब कहानी को आगे लेके पढ़ते हैं। तो चलो थोड़ा सा और कुछ अच्छा अच्छा बात करते हैं। रेडी है बात करने के लिए? अच्छा, तो अब बात क्या करने वाले हैं सुनो। जैसे आप लोग बचपन से ये बनाते हो ना ट्रेडिंग एनपीएल, बनाया होगा कभी ना कभी, नहीं बनाया तो कोई भी बात नहीं है। ट्रेडिंग एनपीएल ये क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? वेरी गुड, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए बनाते हैं भैया। और ट्रेडिंग पीएल बनाने के बाद याद करो, आप लोग बचपन से बना रहे हो बैलेंस शीट बनाते, नहीं पता तो मैं बोल देता हूं, ट्रेडिंग पीएल के बाद एक बैलेंस शीट बनता है। और बैलेंस शीट जो है इसके अंदर हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं याद है? एसेट लायबिलिटी। वेरी गुड, ये डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड। पीएल के क्रेडिट साइड में हम लोग सारा इनकम लिखते हैं, डेबिट साइड में सारा एक्सपेंस लिखते हैं। क्या मैं बता पा रहा हूं? ये वाला साइड एसेट्स होता है और ये वाला साइड लाइबिलिटीज। भैया मेरा तो डाउट ये है कि हमें क्या ये लिखना है? ऑब्वियसली सर, मेरे क्लास का तो आदत डाल लो सर, लिखना तो पड़ेगा। आपके पास कोई दो रास्ता नहीं है, नहीं लिखने का कोई ऑप्शन नहीं। अब आपको शायद ये सब चीज पता होगा, ये इनकम साइड में क्या होता है, जितना भी आपका इनकम होगा हम लोग सारा इनकम लिखते हैं, और एक्सपेंस साइड में जितना भी एक्सपेंस होता है ये सारा एक्सपेंस लिखा जाता है। बोलो हाँ। और इनकम माइनस एक्सपेंस करके यहां पर आपका नेट प्रॉफिट आता है। लॉस भी आ सकता है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, मान लो प्रॉफिट आ गया तो ये नेट प्रॉफिट आता है। ये प्रॉफिट कैसे निकला भैया? अभी 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 बात किया। अरे कुछ नहीं, इनकम साइड लिया, वहां से कौन सा माइनस कर दिया? एक्सपेंस माइनस कर दिया, तो क्या आएगा? प्रॉफिट ही तो आएगा। बोले बाप रे बाप, इतना सारा चीज बता दिए, लिखना पड़ेगा ना? हाँ लिखो, कौन बना के लिखो। हो गया? अब सुनो, मेरा क्वेश्चन है, देखिए कौन जवाब देता है। ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट जो आता है, दिस बिलोंग्स टू हुम? ये प्रॉफिट का हकदार कौन है, किसको मिलेगा ये प्रॉफिट? मालिक को कि पड़ोसी को? मालिक को। तो लिखो दिस बिलोंग्स टू ओनर ऑफ बिजनेस। हमारा जो बिजनेस का ओनर है उसको ये प्रॉफिट मिलना चाहिए। जो लोग बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करके आया वो बताओ मेरे को बच्चा, कि ये जो प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है अल्टीमेटली इसको कहां ट्रांसफर करते थे, याद है किसी को? बैलेंस शीट में कहां पर? बैलेंस शीट तो ठीक बोल रहे हो, किंतु बैलेंस शीट में कहां पर ट्रांसफर करते थे ये जानना है मुझे। भैया बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल के साथ ऐड करते थे। हाँ 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 हाँ,
तो मैं वही समझा रहा हूं, ये जो प्रॉफिट है इसको एरो लगा के लिखा, इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल समझ गया, मतलब कैपिटल में जाके क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। करेक्ट। देख लो, हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये बैलेंस शीट का बात करते हैं। देखो ना, बैलेंस शीट में तो एक आता है, सबसे पहले आपका ये कैपिटल आता है, जहां तक मेरे को पता है। अब ये जो प्रॉफिट आ रहा था ये कैपिटल के साथ जोड़ दिया जाता है, और जोड़ के टोटल कैपिटल बाहर लिखते हैं। कैपिटल के अलावा जितना भी लाइबिलिटी है बिजनेस का, वो भी तो लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा, और दुनिया भर का जितना भी एसेट्स है बिजनेस का, वो एसेट साइड में लिखा जाता है। और लास्ट में बताओ, ये जो बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल है, ये क्या हो जाता है, टैली हो जाता है। मेरा क्वेश्चन है, ये टोटल टैली क्यों होगा, रीजन क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। क्योंकि लॉजिकली सोचो, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो मैं उसका डेबिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करता हूं, क्रेडिट भी, दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, तो दोनों एस्पेक्ट का टोटल भी तो सेम आना चाहिए। एसेट मतलब डेबिट, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट। अगर दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दोनों का टोटल टैली हो जाना चाहिए। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये जो टोटल है ये टैली करता है ड्यू टू रीजन क्या है? तो रीजन है डबल एंट्री सिस्टम। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, यहां पर ऐसे एरो बना के लिखो, दिस टोटल विल टैली ड्यू टू डबल एंट्री सिस्टम, ड्यू टू डबल एंट्री सिस्टम, ड्यू टू डबल एंट्री सिस्टम। बोलो पब्लिक, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम। अब मेरे पास कुछ और सवालात हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जल्दी जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करो। क्या आप मुझे बता सकते हैं, ये जो इनकम अकाउंट है, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से सोचना, हाँ, ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? भैया ऑल आप बोले थे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, ये तो नॉमिनल बोले थे आप। हाँ, तो इनकम अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट, वही तो पूछ रहा हूं। अरे भैया वही तो बोल रहे हैं, नॉमिनल है इसका मतलब। वेरी गुड। मेरे को ये भी बताओ फिर, ये जो एक्सपेंस है जितना भी, ये कौन सा अकाउंट है? अरे भैया एक्सपेंस भी तो फिर नॉमिनल ही होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आगे पूछता हूं, देखो आप बता पाओगे कि नहीं हमको नहीं पता। बताओ तो ये जो कैपिटल अकाउंट दिखाई दे रहा है, कैपिटल, ये कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल के नॉमिनल? मेरा बात किया हुआ है, मेरा बात किया हुआ है, ना नहीं बोल सकते। भैया कैपिटल आपने बोला था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये वो मालिक को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट। तो ये बेसिकली ऐसे नॉर्मली बोले तो ये एक पर्सनल अकाउंट है, ये एक पर्सनल अकाउंट है। अच्छा, ये जो लाइबिलिटी अकाउंट होता है, ये कौन सा अकाउंट है? लाइबिलिटी भी पर्सनल अकाउंट है, सोच के देखो। लाइबिलिटी मतलब उस आदमी को जिसको मेरे को पैसा देना है, तो जिसको पैसा देना बाकी है वो आदमी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। इसी तरह से जरा थोड़ा सा और जोर लगाओगे दिमाग पे, ठीक है ना, तो ये एसेट अकाउंट जरा सोच के बताओ, ये एसेट अकाउंट जो है ये कौन सा अकाउंट है? ये जो एसेट अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है? तो एक बच्चा बोल रहा है भैया 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 ये तो रियल अकाउंट है, ऑल एसेट्स अकाउंट आर रियल अकाउंट। किंतु रुको ना, ऑल एसेट्स आर रियल, ये तो अच्छा लगा। याद है मैंने एक डेफिनेशन बताया था, एक्सक्लूडिंग एनी रिसीवेबल। मैंने समझाया था आपको कि अगर कोई पैसा रिसीवेबल है वो एसेट होता है, किंतु वो रियल अकाउंट नहीं होता है, वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो इसका मतलब एसेट या तो रियल होगा या तो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा, दोनों में से कोई एक होगा। जल्दी बात पकड़ो, या तो रियल होगा या तो पर्सनल हो सकता है, बिकॉज ऑल एसेट्स अकाउंट आर रियल, तो नॉर्मली रियल ही होगा। किंतु अगर ऐसा कोई एसेट है जो रिसीवेबल है, तब उसको रियल के कैटेगरी में नहीं डालते हैं, उसको किस में डालते हैं, पर्सनल के कैटेगरी में डालते हैं।
तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट होगा। बोलो हाँ कि ना, यस सर कि नो सर। ये जो मैंने अभी तक कचरा केस को ना सुंदर से एक बार मैं थोड़ा और भी लिखवाना चाहता हूं। मतलब इतना तो ठीक है, आपने भी नोटिंग कर लिया, मेरे को लगता है कि आप ठीक ठाक लिख लिए होंगे इतना दूर। अब मैं चाहता हूं कि कुछ कुछ बात आप मेरे साथ साथ और लिखें। ये जो बात बोला याद तो रहेगा नहीं ना, आप तो गजनी है, आपका तो भूलने का अधिकार है। हाँ भैया, हमारा तो अधिकार है भूलना, तो इसीलिए ये सारा बात को एक बार नोटिंग करके भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखो नोट नंबर 1, लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं एक्सपेंस लिखे थे ना, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज, कंप्लीट करो डैश अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डैश अकाउंट, वेरी गुड, नॉमिनल अकाउंट, which are recorded in trading and प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब नॉमिनल अकाउंट आपको सिर्फ और सिर्फ कहां दिखाई देगा, सोच के देखो, ट्रेडिंग पीएल में ही दिखाई देगा। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, ये बताओ कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, एंड टू बी मोर प्रिसाइज रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। क्यों? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ओनर। किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को रिप्रेजेंट करता है। एंड आर रिकॉर्डेड इन डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट। कंप्लीट करो, डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट, एंड आर रिकॉर्डेड इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, and are recorded in liability side of balance sheet, and are recorded in liability side of balance sheet। चलो आगे कंप्लीट करो। लाइबिलिटीज आर डैश अकाउंट, अभी बताया था ऊपर, जितने भी लाइबिलिटी होते हैं वो कौन से अकाउंट होते हैं? लाइबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट, लाइबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट, liabilities are personal account and are recorded in dash side of balance sheet, and are recorded in, very good, liability side of balance sheet। अच्छा, बैलेंस शीट को मैंने शॉर्ट में BS लिख दिया, आपको अभी लिखना है लिख लो, पर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है बच्चे, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं है। चलो इसको कंप्लीट करो, लाइबिलिटी तो हो गया। एसेट्स अकाउंट आर, एसेट्स अकाउंट आर, हाँ, रियल और पर्सनल अकाउंट, रियल और पर्सनल अकाउंट, एंड आर recorded in dash side of balance sheet, and are recorded in asset side of balance sheet, and are recorded in asset side of balance sheet, and are recorded in asset side of balance sheet, and are recorded in asset side of balance sheet। बोलो ठीक है। आगे, ट्रेडिंग एंड पीएल इज, अच्छा एक चीज बताओ,
ट्रेडिंग एंड पीएल में रियल अकाउंट आता है, पर्सनल अकाउंट आता है कि नॉमिनल अकाउंट आता है? नॉमिनल अकाउंट, सिर्फ नॉमिनल ही तो आता है, और तो दूसरा कोई अकाउंट आता ही नहीं है। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ध्यान से समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इसमें सिर्फ नॉमिनल अकाउंट दिखता है तो बोलते हैं इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉमिनल अकाउंट, सिर्फ नॉमिनल दिखाई देगा। अब इधर देखो एक और चीज, बैलेंस शीट में कौन सा अकाउंट दिखाई देगा? नॉमिनल दिखाई देगा क्या? ना भैया, बैलेंस शीट में तो नॉमिनल है ही नहीं। तो कौन कौन सा अकाउंट दिखाई देगा बैलेंस शीट में? हाँ, पर्सनल और रियल अकाउंट दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। तो मैं बोल सकता हूं बैलेंस शीट, मना, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, ए बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट। पर्सनल एंड रियल अकाउंट। अब मैं चाहता हूं कि आप 2 मिनट पूरा चीज को एक बार रीड करके देखें कि ये जो मैंने अभी तक बकबक किया आपको समझ में आया कि नहीं आया। रीड करो। रीड करना हो जाए तो मेरे को बता देना। हो गया भैया, हो गया भैया, हो गया भैया, हो गया भैया, गुड। अब थोड़ा सा आगे और चर्चा कर लिया जाए। अब मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं एसेट्स को लेके। एसेट्स किसको बोलते हैं? अगर आप मेरे साथ अभी तक क्लास कर रखे तो आप आराम से बोल सकते हैं। याद करो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था शायद कि एसेट किसको बोलते हैं। याद करो, जब हम कोई पेमेंट करते हैं, व्हाई डू वी डू पेमेंट? टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाई डू यू बाई गुड्स एंड सर्विसेज? टू डिराइव बेनिफिट। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर मैंने पेमेंट कर दिया और बेनिफिट विद इन द ईयर डिराइव हो गया तो वो मेरा एक्सपेंस होता है। किंतु अगर मैंने पेमेंट कर दिया, बेनिफिट डिराइव नहीं हुआ, बेनिफिट विल बी डिराइव्ड इन फ्यूचर, तो वो मेरा क्या बन जाता है? एसेट बन जाता है। तो एकदम सिंपल डेफिनेशन, मैं बुकिश डेफिनेशन का बात नहीं कर रहा, मैं एकदम सिंपल डेफिनेशन को मैं से पूछता एसेट क्या है, तुम बोल सकते हैं एनी एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर फॉर विच बेनिफिट will be derived, benefit will be derived is an asset। वर्ड पे क्या बोला देखो, ध्यान देना, बेनिफिट विल बी डिराइव्ड। ये बेसिकली रियल अकाउंट होते हैं, ये सारे जो एसेट होते हैं ये रियल अकाउंट होते हैं। एक और चीज एसेट हो सकता है, याद करो, अगर कोई अमाउंट रिसीवेबल होता है, किसी आदमी से कोई पैसा मिलना बाकी है, जैसे कि डेटर हो गया, अक्रूड इनकम हो गया, तो ये सब भी तुम्हारा एसेट का डेफिनेशन में आना चाहिए। तो एसेट का और एक डेफिनेशन क्या बन रहा है? एनी अमाउंट रिसीवेबल, एनी अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सन, फ्रॉम एनी पर्सन इज ऑल्सो एन एसेट, इज ऑल्सो एन एसेट। अगर किसी भी आदमी से कोई पैसा मिलना बाकी है, रिसीवेबल है, तो वो भी मेरा एसेट है। एसेट तो है, मगर ये कौन सा अकाउंट के कैटेगरी में आ गया? पर्सनल के कैटेगरी में आ गया। मैं आपको लिंक करवा पा रहा हूं सब कुछ। देखो, डेफिनेशन से मैं अकाउंट का लिंकिंग करने का कोशिश कर रहा हूं कि एसेट अकाउंट या तो रियल होगा,
या तो पर्सनल होगा। तो रियल है मतलब अगर कुछ खर्चा कर दिया जिसका बेनिफिट मिला नहीं है, विल बी डिराइव, आगे फ्यूचर में मिलेगा, तो वो एसेट है बट रियल के कैटेगरी वाला है। और अगर किसी से कोई पैसा मिलना बाकी है तो वो भी एसेट है मगर पर्सनल कैटेगरी वाला। करेक्ट हो गया बात? मेरा एकदम बेसिक का चर्चा हो रहा है। अब बच्चे ये जो एसेट्स होते हैं ना हमारे, ये एसेट को हम लोग कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स में। हम लोग बोलते हैं जो एसेट होता है ये दो प्रजाति का होता है। भाई आप तो सिखा दिए टेंजेबल इंटेंजेबल, अरे नहीं वो नहीं बात कर रहा हूं, सुनो तो सही। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म एसेट, वरना क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट। आजकल हम लोग इसको नॉन करंट एसेट भी बोल देते हैं, नॉन करंट एसेट। और एक होता है शॉर्ट टर्म एसेट। और शॉर्ट टर्म एसेट का और एक नाम क्या बोला? करंट एसेट। तो इसका मतलब एसेट दो तरह का हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म, या एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। नॉन करंट मतलब जिसको आप लोग बचपन से फिक्स्ड एसेट नहीं बोलते हो, वही है नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट। भैया मेरे दिमाग में डाउट आ रहा है, क्या कैसे पता चले कि मेरा एसेट ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? ये कैसे पता चलेगा? तो ये लिखना नहीं है, अभी रुक जाओ, अभी मैं एक ड्राइंग से समझाता हूं, उसको समझो। मान लो एक गिवन, मैं आपको बता रहा हूं, 1 2 3, हाँ 1 2 3 4 साल का डेटा है। मैं आज के दिन में यहां खड़ा हूं, मैं ईयर के स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में खड़ा हूं। अब तुम मेरे से पूछता है कि भैया मेरा लॉन्ग टर्म एसेट है कि शॉर्ट टर्म है? बोलो मेरे को नहीं पता। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड करते मैं बताता हूं। आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जिस साल के लिए पता करना चाहते हो, उस साल के एंड में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? ईयर के एंड में। अब ईयर के एंड में खड़ा होके, यहां खड़ा होके देखो कि ये जिस एसेट के बारे में आप बात कर रहे हो, उससे जो बेनिफिट मिलने वाला है, बेनिफिट मिला नहीं है, मिलने वाला है। एसेट है ना, तो मिला नहीं है, मिलने वाला है। तो बेनिफिट कितने दिनों तक मिलेगा मेरे को? अगर आप देखते हो कि बेनिफिट अगले 12 महीना के अंदर अंदर, अगला 12 महीना यह होगा ना, अगले 12 महीना के अंदर अंदर बेनिफिट मिल जाएगा मुझे, अगले 12 महीने के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा, तब तो ये शॉर्ट टर्म एसेट है बेटा, आपका करंट एसेट जिसको बोलते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट या करंट एसेट। पर आप देख रहे हो कि नहीं नहीं भैया, इसका बेनिफिट ना 12 महीने से ज्यादा का है। मतलब ईयर के एंड में खड़ा होकर देख रहा हूं, इससे जो बेनिफिट मुझे मिलने वाला है ना, सिर्फ 12 महीना नहीं, 12 महीने से ज्यादा का बेनिफिट मिलेगा, कई साल तक चलेगा। अब तब ये मेरा क्या बोला जाता है? ये मेरा लॉन्ग टर्म एसेट बोला जाता है, या नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है? मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, जैसे कि डेटर, कस्टमर, को मैंने ईयर के एंड में यहां पर खड़े होकर माल बेचा। हमारे यहां पर 30 डेज का क्रेडिट चलता है, 30 डेज में वो पैसा दे देगा मेरे को। तो मैं यहां खड़ा होकर सोच रहा हूं मेरा जो डेटर है वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। तो पहले देखो डेटर से बेनिफिट कितने दिनों में मिल जाएगा। भैया डेटर से पैसा आपको अब बोले ना 30 डेज में मिल जाएगा, तो क्या 12 महीना के अंदर अंदर मिल जाएगा? हाँ भैया मिल जाएगा। तब तो ये तुम्हारा करंट एसेट है, यानी शॉर्ट टर्म एसेट। अब मान लो तुमने यहां पर एक लैंड खरीदा, लैंड लास्ट दिन आके। अब पूछो इस लैंड से बेनिफिट कितने दिनों तक मिलेगा? क्या 12 महीना के अंदर इसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा? नहीं भैया, लैंड तो कई सालों तक चलेगा, तो इसका बेनिफिट तो 12 साल से ज्यादा का मिलेगा ना। यहां जहां ईयर एंड में खड़ा हूं, यहां से देखो इसका बेनिफिट 12 महीना से ज्यादा का मिलेगा। हाँ सर, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म एसेट यानी कि नॉन करंट एसेट है। बोलो बात समझ में आ रहा है? यानी नॉन करंट है, ये कैसे पता चलेगा? तो मैं बोला कि एकदम क्या चेक करना आपको? बेनिफिट चेक करना है कि एसेट से बेनिफिट जो आपको मिलेगा, इज इट ग्रेटर देन 12 मंथ्स। कहां से देखते हैं 12 मंथ्स? फ्रॉम ईयर एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12 मंथ्स कहां से देखना है? ईयर के एंड में खड़े होकर देखना है। ईयर के एंड में खड़े होकर देखो कि जो बेनिफिट है अगले 12 महीना के अंदर आएगा कि 12 महीना के बाद, या 12 महीने से बाद में आएगा। ग्रेटर देन 12 मंथ्स बोले मैंने, 12 महीने से ज्यादा का बेनिफिट मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? अगर 12 महीने से ज्यादा का है तो ये मेरा लॉन्ग टर्म एसेट है, ये मेरा नॉन करंट एसेट है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ये क्या हुआ? शॉर्ट टर्म किसको बोलेंगे फिर? वही भैया, वही एसेट
जिसका बेनिफिट 12 महीना के अंदर या 12 महीना से कम के अंदर अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा, 12 मंथ्स। किंतु 12 मंथ्स कहां से चेक करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम ईयर एंड, जिस साल का लिए मैं चेक करना चाह रहा हूं, बैलेंस शीट बनाने वाला हूं, उसके ईयर के एंड में खड़ा होकर चेक करूं क्या बेनिफिट 12 महीने के अंदर मिल जाएगा। हाँ, शॉर्ट टर्म करंट एसेट बेनिफिट 12 महीने से ज्यादा का है भैया, 12 महीना छोड़िए, 12 महीने से ज्यादा का बेनिफिट है, तब आपका लॉन्ग टर्म एसेट, नॉन करंट एसेट। क्या मैं आपको इतना बात समझा पाया? अब मेरे को पता है भैया, अब दिमाग में आ रहा है भैया कुछ एग्जांपल्स भी दे दो। जब इतना बात आप कर ही रहे हो तो इसका एग्जांपल भी दे दो। तो मैं आपको पहले एग्जांपल्स लिखा देता हूं इसका, कुछ नॉन करंट एसेट्स का एग्जांपल लिख लेते हैं। हाँ भैया लिखा हो ना, कौन मना किया है। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे फिक्स्ड एसेट। अच्छा, फिक्स्ड एसेट आप जानते हैं टेंजिबल भी हो सकता है, टेंजिबल फिक्स एसेट होता है, सुना है कभी? टेंजिबल फिक्स एसेट को आजकल क्या बोलते हैं पता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सुना है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं, ये नाम है। पहले हम लोग बोलते थे ना टेंजिबल फिक्स एसेट, आजकल उसी का अच्छा नाम क्या दे दिया गया है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। शॉर्ट में मैं इसको पीपी बोलता हूं, मैं पीपीई बोलता हूं। क्या मुझे टेंजिबल फिक्स एसेट के एग्जांपल्स दे पाओगे? ये बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ये साथ साथ लिखे ना, हाँ, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, हो गया जी। इसके बाद दूसरा लिखो, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट भी हो सकता है, फिक्स एसेट आपका इंटेंजिबल ही होता है। इंटेंजिबल का एग्जांपल दो थोड़ा सा। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ देखा, टेक्निकल नो हाउ, और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नहीं होता था जो, वो सब। हाँ, और क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे और हो सकता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और होता है, अच्छा इसके बाद लिखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म एसेट्स का एग्जांपल समझ में आया सबको? मेनली मैंने तो तीन नाम लिए, एक तो फिक्स्ड एसेट बोल दिया जिसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं, एक लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गया। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस समझ रहा है? वो लोन्स एंड एडवांसेस जो मैंने दिया है 12 महीना से ज्यादा पीरियड के लिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 12 महीना से ज्यादा के लिए। और ये 12 महीना कब से देख रहे हो बैठ के? 12 महीना कब से चेक करते हैं? हाँ, ईयर के एंड से, ये ध्यान में रखना है। चलो यहां तक नोटिंग हो गया सबका। अब मैं आपको फिर कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं आपके करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स तो आप लोग सब जान समझ ही गए हो। करंट एसेट किसको बोलते हैं भैया? ये वो एसेट है जिसका बेनिफिट मुझे बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाता है। बैलेंस शीट डेट से 12 महीना के अंदर अंदर मिल जाता है, करेक्ट? हाँ भैया, एग्जांपल बताइए। एग्जांपल के रूप में जैसे मैं बोल सकता हूं, जैसे स्टॉक है। स्टॉक को पता है इन्वेंटरीज भी बोलते हैं हम लोग, अगर नहीं पता है तो इसलिए बता दिया, या तो स्टॉक बोलो या तो इन्वेंटरीज बोलो।
स्टॉक समझते हो कौन सा माल? ये अनसोल्ड गुड्स होता है बेसिकली। इसका मीनिंग भी ब्रैकेट में लिखा दे रहा हूं अगर किसी को नहीं पता हो तो। स्टॉक या इन्वेंट्री जब मैं बोल रहा हूं इसका मतलब अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स बिका नहीं है। दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मान लीजिए जैसे डेटर। डेटर समझ रहे हो? डेटर मतलब ये कस्टमर है फ्रॉम हुम मनी इज रिकवरेबल। डेटर कौन होता है? ये अपना कस्टमर है फ्रॉम हुम मनी इज रिकवरेबल, फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल। रिकवरेबल की जगह रिसीवेबल बोलो। ये वो कस्टमर है जिससे अभी भी पैसा मिलना बाकी है, जिसको हम उधार में माल बेचे थे। और एग्जांपल बोलते हैं, चलो प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस समझते हो? टाइम से पहले पैसा दे दिया। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, इसका मतलब है कोई पूछे ये क्या है, ये है भैया एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ये सब लिख के रखना वरना, हाँ मीनिंग भी मैं जानबूझ के लिखवा रहा हूं कि बाद में दिक्कत नहीं आई सब वर्ड्स को लेके। फिर एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब है इनकम मिलना बाकी है। इनकम मिलना बाकी है मतलब इनकम रिसीवेबल। इनकम समझ में है? अक्रूड इनकम। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड समझिए, जो कैश हाथ में है। कैश एट बैंक। कैश एट बैंक क्या होता है? मतलब अपना जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है ना, व्हेन डिपॉजिट इज मोर देन विड्रॉल। डिपॉजिट इज मोर देन विड्रॉवल। डिपॉजिट इज मोर देन विड्रॉल, समझ गया? मैंने 1 लाख रुपए डाला था, 30,000 निकाल लिया, तो बैंक में कितना बचा है? 70। तो वही मेरा कैश एट बैंक है, 70,000। उसके बाद होता है बिल्स रिसीवेबल। मैं एग्जांपल लिखा रहा हूं ये सब। बिल्स रिसीवेबल का मतलब ये होता है बिल्स ड्रॉन। वैसे बिल्स का चैप्टर जब पढ़ेंगे डिटेल में चर्चा किया जाएगा इसका। उसके बाद और क्या हो सकता है? जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जैसे लॉन्ग टर्म है वैसे शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। मैंने किसी को लोन दिया 12 महीना से कम पीरियड के लिए, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। ऐसे ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बोलो ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समझ गया? मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट किया 12 महीने से कम पीरियड के लिए। मैंने बैंक में एक छोटा सा एफडी बनवा लिया 6 महीना का, तो 12 महीने से कम पीरियड के लिए हो गया ना, तो ये शॉर्ट टर्म हो गया। बोलो क्लियर हो गया यहां तक? एसेट क्लियर हुआ? अच्छा, अब चर्चा किया जाएंगे लाइबिलिटीज को लेके। लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं? याद करो, मैंने वो समझाया हुआ है। मेरे को जब पैसा मिलता है तो मुझे सामने वाले को बेनिफिट देना है। अगर पैसा मिला बेनिफिट दे दिया तब तो वो मेरा इनकम बन जाता है। किंतु पैसा मिल गया किंतु बेनिफिट दिया नहीं है, बेनिफिट देना बाकी है, तो मेरा क्या है? लाइबिलिटी है। वेरी गुड। तो लाइबिलिटी का एकदम सिंपल अगर कोई मेरे को बोले अपने वर्ड में बताइए, तो मैं बोलता हूं दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड बट बेनिफिट नॉट गिवन। बट बेनिफिट नॉट गिवन। अमाउंट मिल गया तो बेनिफिट नहीं दिया भैया। अमाउंट मिल गया मगर बेनिफिट नहीं दिया भैया। अच्छा, दूसरा, एनी अमाउंट पेबल टू पर्सन अदर देन ओनर। किसी भी आदमी को अगर पैसा देना बाकी है बस मालिक को छोड़ के, तो वो भी लाइबिलिटी है।
क्योंकि मालिक को जो देना बाकी है उसको कैपिटल बोलते हैं, वो लाइबिलिटी की कैटेगरी में नहीं डालते उसको, करेक्ट। तो किसी भी आदमी को अगर पैसा देना बाकी है एक्सक्लूडिंग ओनर, ओनर को छोड़ के, तो वो अपना लाइबिलिटी है। यस सर, नो सर? यस सर, यस सर, यस सर। अब थोड़ा सा और चर्चा कर लिया जाए लाइबिलिटी को लेके ही। अब ये जो लाइबिलिटीज होता है ये भी दो कैटेगरी का हो सकता है, जल्दी जल्दी समझो, ये भी दो कैटेगरी का होता है बच्चे। लाइबिलिटीज भी जैसे एसेट दो तरह का होता है ना, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, वैसे लाइबिलिटी भी दो तरह का होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है उसको हम लोग नॉन करंट लाइबिलिटी भी बोल देते हैं। हो गया। और दूसरा है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को हम लोग करंट लाइबिलिटी भी बोल देते हैं। और यार लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का भी डेफिनेशन है वो एसेट के जैसे ही क्लासिफाई होता है। जैसे में हम लोग एसेट में क्या बोल रहे थे कि बेनिफिट अगर 12 महीना के अंदर मिलने वाला है तब तो शॉर्ट टर्म है, और बेनिफिट 12 महीने से अगर ज्यादा पीरियड का अगर मिलेगा, ठीक है ना, तब वो लॉन्ग टर्म है। तो लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी अपने को देना होता है। तो मैं बोल रहा हूं अगर मुझे कोई भी पैसा देना है पेबल विच इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स, मतलब 12 महीना के बाद देना है। कब से 12 महीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ईयर एंड। ये याद रखना, 12 महीना देखना है किंतु कब से, ईयर के एंड से। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। और शॉर्ट टर्म किसको बोलेंगे, वो लाइबिलिटी विच इज पेबल फॉर अ पीरियड इक्वल्स टू और लेस देन 12 मंथ्स। कहां से 12 मंथ्स देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, फ्रॉम ईयर एंड। तो ईयर के एंड में खड़ा होकर देखो ये पेमेंट करना कब है, 12 महीना के अंदर, तो ये शॉर्ट टर्म है, करंट लाइबिलिटी है। अच्छा 12 महीने के बाद पेमेंट करना है तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। समझ रहा है भैया? एग्जांपल, ठीक है, इसमें एक आध एग्जांपल लेते हैं, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाते इसमें एग्जांपल लेके, एकदम सिंपल। क्या बोलो भैया? भैया किसी से लोन लिया लॉन्ग टर्म, हाँ सही है, लॉन्ग टर्म लोन टेकन, मैंने आपसे एक लोन ले लिया, मैं बोला 5 साल बाद दूंगा, तो 12 महीने से ग्रेटर पीरियड का हो गया ना, बैलेंस शीट डेट में खड़ा कर देखेंगे तो 12 महीने से ऊपर है, अब ये लॉन्ग टर्म। ऐसे ही तुम सुना हो कभी डिबेंचर, सुना है क्या? कंपनी है जो डिबेंचर विबेंचर इशू करता है कंपनी लोग, तो ये भी अपना लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, क्योंकि डिबेंचर लोन ही है, कई साल बाद पेमेंट करना पड़ता है, तुरंत तो नहीं देते जनरली। ऐसे ही अगर शॉर्ट टर्म का बात करते हैं बच्चे, देखो देखो जी, देखो एक एग्जांपल लिखता हूं मैं ना तेरी, एक है मुन्ना क्रेडिटर, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होता है। क्रेडिटर मतलब कौन होता है, ये लोग हम लोग सप्लायर ऑफ गुड्स होता है, सप्लायर, सप्लायर फ्रॉम whom goods are purchased on credit। समझ में आ गया क्रेडिटर कौन होता है? दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस,
एग्जाम्पल दे रहा हूं ये सब। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस दे दिया कि देना बाकी है, देना बाकी है, इसको एक्सपेंस पेबल बोल दिया मैंने। मैं मीनिंग भी लिखते जा रहा हूं बगल बगल में, जैसे तुमको समझ में आए ये सब चीज। जैसे और एक एग्जांपल देते हैं, प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव इनकम क्या होता है? दिस आर द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और एग्जांपल ले, ऐसा चेहरा देख रहा मतलब एग्जांपल मांग रहा है, ठीक है, लो 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 लिखो, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मतलब जो बिल्स हमने एक्सेप्ट किया है। बिल्स पेबल मतलब बिल्स एक्सेप्टेड। एक लास्ट लिखा देता हूं, इतना ही जगह है। बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट समझते हो? जब बैंक से पैसा ज्यादा निकाल लिया, मान लो बैंक में 1 लाख जमा किया, 1,20,000 निकाल लिया, तो 20 ज्यादा निकाल लिया ना, तो ये 20,000 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि जब आपका विड्रॉल ज्यादा हो जाता है डिपॉजिट से। अब लॉजिक समझ रहे हो? जमा किया था 1 लाख, निकाल लिया 1,20, तो ज्यादा निकाल लिया ना, विड्रॉल इज मोर देन डिपॉजिट, वो बैंक ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन है। बोलो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है? अच्छा, कैपिटल किसको बोलते हैं लिखाने का तो जरूरत नहीं है ना। कैपिटल मतलब जो मालिक पैसा लाता है, या घुमा के बोलो, जो पैसा बिजनेस को वापस करना है मालिक को, वो कैपिटल का पोर्शन है। और उसका उल्टा होता है ड्रॉइंग्स। मालिक जो बिजनेस से पैसा निकाल के लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। आई होप ये पता है सबको, ठीक है। अब मैं आपके साथ और कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन के बारे में बात करना चाहता हूं। सम स्पेशल ट्रांजैक्शन है अकाउंट के बारे में, कुछ कुछ अकाउंट लेके बात करना। और अभी जब हम लोग बात करेंगे ना, तो हम लोग के बीच में बहुत लड़ाई होगा, क्योंकि मैं आपके बचपन के कॉन्सेप्ट को अभी तहस नहस कर दूंगा। तो कहीं पर भी अगर डाउट आए, तकलीफ आए, तो मेरे से पूछना जरूर, भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि होगा पक्का। और मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मेरा आंसर देने का कोशिश जरूर करना। गलत सही मत सोचना, बस दे देना, फिर मैं तो बचा लूंगा आपको, टेंशन मत लो। पहला मेरे को जो बात करना है, दैट इज परचेज ऑफ एसेट। दैट इज परचेज ऑफ एसेट। हम लोग जो एसेट कभी खरीदते हैं ना बेटा बिजनेस में, वो 2 तरह का होता है। एक खरीदते हैं बेचने के लिए, मतलब खरीदे फिर बेच देंगे, और एक खरीदते हैं यूज करने के लिए, फॉर यूज। जो गुड्स हम खरीदते, जो एसेट हम खरीदते हैं बेचने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं, करेक्ट। जो जिसका मेरा धंधा है, आज मैं ये पानी का बॉटल खरीद के बेचता हूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? गुड्स बन जाएगा। आज मैं ये कैलकुलेटर खरीद के बेचता हूं, तो कैलकुलेटर मेरे लिए क्या है? गुड्स बन जाएगा। आज मैं ये मोबाइल खरीद के बेचता हूं, मोबाइल खरीद के बेचता हूं, तो ये मेरा क्या है? गुड्स है। अब तुम इसको गुड्स भी बोल सकते हो, स्टॉक भी बोल सकते हो, इन्वेंट्रीज भी बोल सकते हो, बात एक ही है। किंतु जब आप कोई एसेट खरीदते हो यूज करने के लिए, मान लो मैंने एक मोबाइल खरीदा क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा, बात समझ रहे हो? मैं इसको क्या करने वाला हूं? यूज करने के लिए खरीद रहा हूं, तो क्या ये मेरा गुड्स है? नहीं, तो क्या है मेरा ये? भाई आप तो काफी साल तक यूज करेंगे, आपका फिक्स्ड एसेट हो गया। हाँ, फिक्स्ड एसेट। मैं फर्नीचर का धंधा करता हूं, फर्नीचर खरीदता बेचता हूं, मेरा गुड्स है फर्नीचर। किंतु मैं फर्नीचर खरीद के लाया, देखो ये चेयर मैं खरीद के लाया कि मेरे को यूज करना है,
तो ये मेरा क्या है? फिक्स्ड एसेट है। बोली बात क्लियर हुआ? अब आगे सुनो कहानी, मैं क्या बोल रहा हूं आगे सुनो। When we buy goods, we use परचेज अकाउंट। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे जब गुड्स खरीद के लाते हैं तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे उस गुड्स के लिए? परचेज अकाउंट यूज करते हैं। जब मैं गुड्स खरीद के लाता हूं, मैं बोलूं गुड्स परचेज, तो कौन सा अकाउंट यूज करोगे? परचेज अकाउंट। किंतु जरा सोचो, जब मैं फिक्स एसेट समझते हो ना, एग्जांपल तो देने का जरूरत है, लिख देता हूं लैंड, बिल्डिंग, एसेट्रा एसेट्रा। जब मैं कोई फिक्स एसेट खरीदता हूं मुन्ना, तब कौन सा अकाउंट यूज करूंगा? क्या बोला, आप समझ गए? When we buy fixed asset, then we use, कौन सा अकाउंट यूज करोगे? अच्छा मैं बोल रहा हूं मशीनरी खरीद के लाए तो कौन सा अकाउंट? मशीनरी अकाउंट। फर्नीचर खरीद के लाए, कौन सा अकाउंट? फर्नीचर अकाउंट। तो मैं वही बोल रहा हूं, जब भी आप कोई फिक्स एसेट खरीद के लाओगे तब आप कौन सा अकाउंट यूज करोगे? मैं ऐसे बोलूं क्या? वी विल यूज रेस्पेक्टिव फिक्स्ड एसेट अकाउंट। रेस्पेक्टिव फिक्स एसेट नहीं समझा? मतलब अगर तुम लैंड खरीदा है तो कौन सा अकाउंट होगा? लैंड अकाउंट। बिल्डिंग खरीदा है तो कौन सा अकाउंट? बिल्डिंग अकाउंट। फर्नीचर खरीदा है तो कौन सा अकाउंट? फर्नीचर अकाउंट। सो ऑन एंड सो फोर्थ। यस सर कि नो सर? अच्छा, गुड्स खरीदेंगे तो परचेज का अकाउंट होगा, और फिक्स एसेट खरीदेंगे तो फिक्स एसेट का अकाउंट आ जाएगा। यस। जानते हो ये फिक्स एसेट कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल की नॉमिनल? बताओ मेरे को, फिक्स एसेट कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल की नॉमिनल? वेरी गुड भैया। एसेट अकाउंट, ऑल एसेट्स अकाउंट है रियल अकाउंट। हमें पता है भैया, आपके बोलने का इंतजार थोड़ी नहीं करेंगे, हम तो पहले ही लिख लिए भैया रियल अकाउंट है। किंतु अब मेरे को बताओ, मेरे को हो सकता है कि यहां पर आपका मेरा लड़ाई हो जाए। बताओ परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। मैं बोलता हूं नहीं, परचेज अकाउंट रियल अकाउंट होता है। अरे भैया नॉमिनल होता है, बचपन से हमको टीचर सिखा रखा है नॉमिनल होता है। नहीं बच्चे, रियल होता है। नहीं भैया नॉमिनल होता है। लड़ाई लग गया, चलो सॉल्व करते हैं, लड़ाई देखते हैं कौन जीतता है, तर्क करते हैं ना बात को लेके। आप बोल रहे हो नॉमिनल, क्यों बोल रहे हो नॉमिनल? लॉजिक होगा ना नॉमिनल। बोले भैया परचेज कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल। हमने तो पढ़े एक्सपेंस अकाउंट नॉमिनल होता है। अच्छा ठीक बोल रहे हो, चलो अच्छा बात है। एक्सपेंस का डेफिनेशन क्या पढ़े थे? कि अगर मैं पेमेंट करूं और उसका बेनिफिट विद इन द ईयर एक्सपायर हो जाए तब वो मेरा एक्सपेंस है, और विद इन द ईयर एक्सपायर ना हो तो मेरा एसेट है। आज जब मैं गुड्स खरीद के लाया, मैं पैसा दिया, मेरे को गुड्स मिला, बहुत अच्छा बात है। बताओ इस गुड्स का बेनिफिट क्या खरीदते ही डिराइव हो गया? आपने गुड्स से क्या बेनिफिट जिस दिन खरीदा उस दिन सारा बेनिफिट डिराइव कर लिया क्या? ना, डिराइव तो नहीं हुआ। अगर डिराइव हो जाता तब तो वो एक्सपेंस है। किंतु आप खुद ही बोले अभी मुझसे कि भैया नहीं गुड्स डिराइव नहीं हो। कब डिराइव होगा भैया? जब माल बेचेंगे, ये तो खरीदे बेचने के लिए, तो जिस दिन बेचेंगे उस दिन बेनिफिट डिराइव होगा। तो आज जब खरीदें क्या बेनिफिट डिराइव हो गया क्या? नहीं। तो सोचो अगर पेमेंट कर दिया और बेनिफिट डिराइव नहीं हुआ तो ये मेरा क्या है? एसेट है। एंड ऑल एसेट अकाउंट आर रियल अकाउंट। तो परचेज अकाउंट रियल अकाउंट होता है। मैं तो आपको बोला था पहले दिन, मुझे 3 दिन दो। मैंने 3 दिन इसलिए तो मांगा था कि मैं आपका बचपन का बताया हुआ सारा का चीज ना तहस नहस करने वाला हूं। आज तो आप मेरे से गुस्सा हो जाओगे, मुझे पता है। बहुत सारा बच्चा तो सब उठा के पटक देगा, बोला क्या बोल रहा है ये इंसान, हम जो बचपन में पढ़ गए थे पूरा उल्टा बोल रहा है। पर मैं लॉजिकल बात करने वाला हूं बच्चे। इलॉजिकल अगर आपको लगे तो आप मुझे बताओ कि भैया इलॉजिकल है, क्योंकि आप बोल रहे हो परचेज। परचेज को आपने बोला कि भैया नॉमिनल, मैं मान लिया। आपने रीजन बोला एक्सपेंस, मेरे को अच्छा लग रहा है, पर एक्सपेंस है भी क्या ये तो चेक करो। बचपन में हमको बोला गया, कोई बोला, पर हम लोग मान लिए हाँ होता होगा एक्सपेंस। चलो क्या क्वेश्चन करना है।
आप क्वेश्चन नहीं कर पाए बचपन में, क्यों जानते हो? क्योंकि आपको एक्सपेंस का डेफिनेशन ही नहीं पता था। अब पूछते क्या, वो सामने वाला बोला, आपको लगा हाँ ठीक है तो मान लो। सोचो ना कि परचेज जब किया तो ठीक है मैंने पेमेंट किया, क्या बेनिफिट तुरंत डिराइव हुआ? नहीं। कब डिराइव होगा? जब माल बेचेंगे। अभी तक बेचा है? नहीं बेचा तो नहीं, हम तो खरीदा है बेच, तो आज तो बेनिफिट डिराइव नहीं हुआ, तो ये मेरा एसेट है। भैया इसको ना कहीं लिखा दो ना, कोई पूछेगा बाद में तो हम बोल पाएंगे। लिख लो, रीजन क्या है? सिंस बेनिफिट इज नॉट डिराइव्ड। भैया बेनिफिट डिराइव कब होगा? जब माल बेचेंगे। तो ये भी लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। बेनिफिट विल बी डिराइव्ड, बेनिफिट विल बी डिराइव्ड once it is sold. Benefit will be derived once it is sold. Benefit will be derived once it is sold. बोलो जी ठीक है, बढ़िया सर। अभी धीरे धीरे हो सकता है आपको मेरे पर गुस्सा है, हाँ कोई बात नहीं, कर लेना थोड़ा देर, क्योंकि बाद में मैं आपको पूरा लॉजिक से समझा ही दूंगा सारा बात। दूसरा पॉइंट करते हैं। अभी तो परचेज ऑफ एसेट का बात हुआ था, अब बात कर रहे हैं सेल ऑफ एसेट। देखो हम लोग जब सेल करते हैं ना, तो दो आइटम सेल हो सकता है। या तो ये सेल ऑफ गुड्स होगा, या तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट होगा। या तो गुड्स सेल करेंगे या तो फिक्स्ड एसेट सेल करेंगे, या तो गुड्स सेल करेंगे या तो फिक्स एसेट सेल करेंगे। अगर हम कोई गुड्स सेल करते हैं ना, तो उसके लिए सेल्स अकाउंट यूज होता है। जब गुड्स परचेज होता है तो परचेज अकाउंट, और जब गुड्स सेल होता है तो कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट यूज होगा। किंतु जरा बताओ तो, जब हम लोग फिक्स एसेट सेल करेंगे तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? मशीनरी सेल किया, फर्नीचर सेल किया, कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? फिक्स्ड एसेट अकाउंट। वेरी गुड, तो मैं लिख दिया रेस्पेक्टिव फिक्स्ड एसेट अकाउंट, रेस्पेक्टिव फिक्स्ड एसेट अकाउंट। मैं बोल रहा हूं जब मैं गुड सेल करूंगा तो याद रखना सेल्स अकाउंट यूज होता है, और अगर कोई फिक्स्ड एसेट सेल किया तो वो फिक्स एसेट अकाउंट यूज होगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, वो अकाउंट यूज होगा। चलो मुझे बताओ जल्दी से, सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? अब कंफ्यूजन हो रहा है बोलने में, डर रहा है बच्चा, मैं क्या बोलूं मैं क्या बोलूं, पहला वाला तो उल्टा दिए, इस बार भी कहीं उल्टा नहीं कर दे। जो आता है वो बोलो ना, क्यों डरते हो? सारा चीज फिर ना गलत पढ़ के आते हैं लोग। क्या लगता है क्या पढ़ा हुआ है बचपन में, वही बताओ ना। नॉमिनल। क्यों नॉमिनल बोलते हैं इसको? भैया सेल्स मेरा इनकम है, हाँ तो ठीक ही है ना, इनकम का डेफिनेशन सोचो ना, मनी रिसीव्ड एंड बेनिफिट गिवन। तो सेल जब बोल रहे हैं तो हमको पैसा मिला और हमने तो माल दे दिया ना, बेनिफिट तो गिव कर दिया, तो यस इट इज माई इनकम, यू आर करेक्ट, इट इज योर इनकम। और इनकम है मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है। तो आप एकदम सही बोल रहे हो कि सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है। और कोई पूछे रीजन क्या है, तो रीजन आप सही बोले हो, बिकॉज ये आपका एक इनकम है। बोलो ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं फिक्स्ड एसेट का। जब फिक्स एसेट बेच रहे हैं तब तो फिक्स एसेट अकाउंट यूज होगा, और ये तो सभी को पता है फिक्स एसेट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। इसमें तो कोई लड़ाई नहीं, तो अभी ऊपर बात कर लिए, फिक्स्ड एसेट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है, तो रियल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ठीक है। अब मैं थर्ड नंबर में पहुंच रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं रिटर्न ऑफ गुड्स का। अच्छा रिटर्न ऑफ एसेट नहीं लिखा मैंने, रिटर्न ऑफ गुड्स का, मैं यहां सिर्फ गुड्स का बात कर रहा हूं। दिमाग में एसेट एसेट मत सोचते रहना, चेंज हुआ है थोड़ा सा कहानी। रिटर्न सिर्फ गुड्स का बात कर रहा हूं। हाँ भैया बोलिए ना क्या है। देखो दो सिचुएशन बनता है रिटर्न में। एक तो परचेस करके माल वापस रिटर्न करेंगे,
और एक सेल करके रिटर्न करेंगे। तो मैं पहला बात कर रहा हूं, फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड होगा, और एक केस बनता है फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज सोल्ड, समझ में आ रहा है? अब ये तो पता, अगर गुड्स कोई मैंने परचेज किया था और उसका रिटर्न हो गया, उसको कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? परचेज रिटर्न अकाउंट, एकदम सही बोल रहे हैं आप। अच्छा, परचेज रिटर्न अकाउंट का और एक नाम है, पता है? इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ये रिटर्न आउटवर्ड यही कंफ्यूज करता है हमको हमेशा। अरे एकदम इजी है, सुनो ना, ऐसे सोचो, जब परचेज करते हैं तो माल गोडाउन के अंदर आता है कि बाहर जाता है, ये बताओ। जब परचेज करते हो तो माल अंदर आता है, तो जब ये माल को हम रिटर्न कर रहे हैं तो माल अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है? आउट हो रहा है। तो रिटर्न के वक्त आउट होता है, तो नाम क्या रख दिए इसका? रिटर्न आउटवर्ड। तो तुम परचेज रिटर्न बोलो चाहे रिटर्न आउटवर्ड, बात एक ही है, समझ रहे? एक तो घर का नाम, एक बाहर का नाम। ऐसे नहीं तो तुम्हारे घर में भी होता है ना, एक तो अच्छा नाम होगा जो सबको जानते हो, और एक घर में मम्मी पापा लोग घर में बुलाते होंगे प्यार से। आजकल तो 3 नाम होता है, एक बाबू सोना भी एक नाम रखता है तुम्हारा, समझ रहे हैं ना? तो वो सब भी चलता है, तो समझ गया होगा मेरा बात। नेक्स्ट, फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स मैंने सेल किया था उसका रिटर्न हो गया, तो हम लोग उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल किए थे, रिटर्न हो गया, तो क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। वैसे इसका और एक नाम है, इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। मुन्ना, इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। मुन्ना, इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। लॉजिकली सोचो ना, जब मैंने माल सेल किया था, सेल, तो गोडाउन से माल बाहर गया था, जो माल सेल कर दिया वो रिटर्न आ रहा है, तो वापस आ रहा है ना, गोडाउन में इन हो रहा है। तो जब रिटर्न हो रहा है तब इन हो रहा है गोडाउन में, तो नाम क्या रख दिया? रिटर्न इनवर्ड। बोलो ठीक है ना? अच्छा, जरा सोच के बताओ मेरे को, रिटर्न इनवर्ड कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल कौन सा अकाउंट है? बोले भैया पहले तो फटाफट आंसर देते थे, अब तो सोचना पड़ रहा है। याद करो, मैंने पहले दिन आपको बोला था कि मैं आपके दिमाग को धीरे धीरे क्वेश्चनिंग माइंड बनाना चालू कर दूंगा। रटने वाला माइंड से क्वेश्चनिंग माइंड। ऐसा लग रहा है कि दिमाग धीरे धीरे सोचना चालू कर रहा है। हाँ, ब्लॉक भी हो रहा है, अभी थोड़ा सा ब्लॉक होगा क्योंकि बहुत दिन से ठीक से यूज नहीं हुआ है ना, तो ब्लॉक हो जा रहा है। अरे ये होगा क्या यार, होगा क्या, किंतु फट से आंसर नहीं बोल रहे। अब बोलने का हिम्मत नहीं कर रहा, अब लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सोच के बोलते हैं, कुछ हो सकता है। हाँ, ये होगा मेरे क्लास में बच्चे, ये होगा। और यही तो सिखाना है आपको। जब तक आप ये सीखोगे ना, आपका माइंड क्वेश्चनिंग माइंड नहीं होगा, तब तक आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन ही नहीं सकते। अच्छा प्रोफेशनल तभी होगा जब आप एक क्वेश्चनिंग माइंड वाले बच्चे होंगे। क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, ठीक है भैया ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ तो रीजन होगा। अगर नहीं बोल रहा है सामने वाला तो खुद खोजो, आज के दिन में खोजना कोई डिफिकल्ट थोड़ी है। रिटर्न इनवर्ट जो पता है बचपन वाला वो बात बोलो ना मेरे को, तो मेरे को उसमें भी आसानी हो जाएगा। बोलो क्या है रिटर्न इनवर्ट? हाँ, रिटर्न इनवर्ट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। क्यों? रिटर्न इनवर्ड मतलब मैंने माल सेल किया था, वापस आ गया ना, सेल्स रिटर्न, ये वाला बात कर रहे हैं ना हम लोग अभी। तो रिटर्न इनवर्ड, ये आप बोल रहे रियल। रियल क्यों? क्योंकि इसका मतलब एसेट होगा, आप बोल रहे हैं। तो जब रिटर्न हो रहा है माल तो वो मेरा एसेट बन जा रहा है? कैसे? मेरा बात समझो, एसेट तो नहीं है। आप एसेट का डेफिनेशन क्या था सोच लो ना। एसेट का 2 डेफिनेशन था, या तो अमाउंट रिसीवेबल, ये कोई रिसीवेबल अमाउंट तो है नहीं, और इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा तक, सॉरी, इसका जो बेनिफिट है वो मिला नहीं, मिलने वाला है, ऐसा भी नहीं है। दोनों ही नहीं है, तो एसेट तो है नहीं है, तो क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट है। क्यों भैया नॉमिनल अकाउंट है? अब तुम सोच के बताओ, बहुत जन पढ़ा हुआ बचपन में नॉमिनल,
ये तो गलत नहीं पढ़ाया जाता जनरली, बट क्यों नॉमिनल, जरा बताओ तो, सोच के बताओ। सेल्स रिटर्न है ना, ये सेल्स रिटर्न, ऐसे सोचो, सेल किए थे उसका रिटर्न हो गया। भैया सुनिए ना, जब सेल किए थे तो मेरा इनकम है, रिटर्न कर दिए तो उल्टा हो गया, उल्टा मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट। हमको पता है यही लॉजिक बचपन में बताया जाता है, किंतु क्या है ना, आप नॉमिनल सही बोल रहे हैं पर लॉजिक सही नहीं है। आप लॉजिकली सोचो, आपने किसी को माल बेचा था, वो माल वापस हो जा रहा है, वो आपका इनकम है, बोलने में शर्म नहीं आ रहा है? कस्टमर को माल बेचा था, वो वापस आ जा रहा है, वो बोल रहा है एक्सपेंस है। सेल किया था चलो इनकम है, तुम बोल रहा वापस आ गया तो मेरा खर्चा हो गया। माल वापस आना खर्चा होता है तुम्हारा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं कहां हूं, आपको हैमर करना चाह रहा हूं आपके ब्रेन में। हाँ, सेल इनकम है, मैं मान लिया नॉमिनल है। सेल्स रिटर्न उल्टा हो गया, मतलब इनकम का उल्टा, तो इनकम का उल्टा ही बोलते हैं अपने लोग, एक्सपेंस बोल देते हैं। पर लॉजिकली सोचो, क्या ये एक्सपेंस है? मैंने माल बेचा था, वापस आ गया, मेरा खर्चा हुआ है। किस लॉजिक से खर्चा है भाई? तो भैया फिर नॉमिनल कैसे है? कुछ नहीं, एक्चुअली ये भी इनकम है। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं इट इज डिक्रीज इन इनकम। जब सेल किए थे तो मेरा इनकम बढ़ गया था ना, अभी रिटर्न हो रहा है तो मेरा इनकम कम जा रहा है, तो इनकम अकाउंटिंग, बट इट रिप्रेजेंट्स डिक्रीज इन इनकम, क्योंकि इनकम से रिलेटेड है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। तो कोई अगर पूछे कि सेल्स रिटर्न कौन सा अकाउंट है, बोले नॉमिनल, बोले क्यों, एक्सपेंस, बोले नहीं नहीं नहीं, गलत है। सेल्स इनकम होता है, सेल्स होने से इनकम इंक्रीज होता है, सेल्स रिटर्न होने से डिक्रीज इन इनकम है, तो इट रिप्रेजेंट्स डिक्रीज इन इनकम। इनकम वर्ड आ रहा देखो, डिक्रीज इन इनकम, तो इनकम है, तो इसका मतलब कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। समझ में आया? थोड़ा सा तो माथा घूम रहा है आज, बोले यह आदमी आज पागल कर दिया। सही बोल रहा था यह आदमी, पहले दिन समझ में नहीं आया था क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं इट इज एन इनकम अकाउंट, बट it represents decrease in income. 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 अच्छा, ये तो अब बताओ, डरना मत, ये आप सही जानते हो। परचेज रिटर्न कौन सा अकाउंट है? भाई ये भी नॉमिनल है? नहीं, ये रियल अकाउंट है? अरे आप सोचो ना, परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट था? पहले इधर देखो, परचेज अकाउंट कौन सा था? रियल। रीजन क्या दिया था कि ये एक्सपेंस नहीं होता, मेरा एसेट होता है लॉजिकली, क्योंकि जिस दिन माल खरीदते हैं उस दिन बेनिफिट डिराइव नहीं हुआ। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो उसी लॉजिक से, सेम लॉजिक से बच्चे, ये रियल है, क्योंकि परचेज का ही तो रिटर्न हुआ है, तभी तो परचेज रिटर्न बना ना। जो गुड्स परचेज किया था वही रिटर्न हुआ है। तो जब परचेज किए थे तो दैट वाज अ इंक्रीज इन एसेट, परचेज रिटर्न है तो इट इज डिक्रीज इन एसेट। इसको लाइबिलिटी मत बोल देना। अच्छा, बहुत सारा बच्चे लोग ऐसे बोलता है ये इनकम है, गलत है भैया, परचेज एक्सपेंस है, परचेज का उल्टा हुआ तो ये इनकम हो जाएगा। नहीं नहीं, वो लॉजिक ही गलत है। क्या ये इनकम लग रहा है तुमको? कभी मैंने किसी से माल खरीदा था, उसको वापस कर दिया, तो वापस करने से मेरे को इनकम मिलेगा कभी? नॉमिनल? नहीं, गलत है। तो कैसे समझना है? परचेज रिटर्न किसका रिटर्न है? परचेज का। तो परचेज कौन सा अकाउंट था भैया? वो तो रियल था। क्यों रियल था? क्योंकि वो तो मेरा एसेट था, इसलिए रियल था। तो जब परचेज रिटर्न बोल रहा हूं, जब मैं परचेज रिटर्न बोल रहा हूं, तो इसका मतलब आई एम ट्राइंग टू से डिक्रीज इन एसेट है, तो एसेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए रियल अकाउंट है। समझ में आया? अब हमको पता है कुछ बच्चे लोग मन में कुछ सवाल सोच रहे हैं, मैं बताता हूं आपके मन में क्या सवाल आ रहा है। सोच रहे ये आदमी गलत पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है। एकदम मत सुनो इसका बात, कान बंद कर लो, मत सुनो इसका बात। हम बता रहे हैं ना, हमको पता है। क्या भैया, क्या डाउट आ रहा है बोलो तो? भैया डाउट ये है कि हम लोग सीखे हैं बचपन में कि दुनिया का सारा नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड में ट्रेडिंग पीएल में क्लोज होता है, और रियल और पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट में। आप भी बताए थे हम लोग। तो अगर ये लॉजिक अगर है,
तो आप बोल रहे हो परचेज रियल अकाउंट है, तो बचपन से आप परचेज को ट्रेडिंग पीएल में क्यों लिखते हो? उसको बैलेंस शीट में लेके जाना चाहिए था भैया आपको। हाँ, अब मेरे तर्क का जवाब दो, मेरे तर्क का जवाब दो। नहीं नहीं, चुप क्यों हो गया? जवाब दीजिए। दे रहे भाई, ये तो लिख ले फिर जवाब देते हैं। हमको पता है तुम कहां तक सोचेगा, मुझे पता है। दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स गुड्स गोइंग आउट। इट इज रिवर्स ऑफ परचेज। बात समझो, ये भी गुड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्स ऑफ परचेज। ना ना, आप बस बात घुमा रहे, आप बताना नहीं चाहते हैं। अभी हम आपको पकड़ लिए ना कि परचेज नॉमिनल है। लॉजिकली देखिए, आप बचपन से ट्रेडिंग पीएल में पूरा दुनिया लिखता है, आप ही सही बोल रहे हैं क्या? आप बैलेंस शीट में लिख पाएंगे क्या परचेज? नहीं नहीं नहीं, समझो, आप लोग जो ट्रेडिंग पीएल में जाके परचेज लिखते हैं ना, बेसिकली वो एडजस्टेड परचेज होता है। अब ये कौन सा परचेज होता है भैया? ये आगे आगे मैं आपको समझाऊंगा, जाके फाइनल अकाउंट्स में इन डिटेल्स में समझाऊंगा। एडजस्टेड परचेज मतलब वो परचेज किए थे जो माल जो बिक गया ना, वो पोर्शन आता है। कैसे कैसे आता है? अरे बाबा देख, मैं अभी बेसिक्स में इतना बताना नहीं चाह रहा था, बट आप पूछ लियो इसलिए मैं बता रहा हूं। जैसे तुम लोग बचपन में मान लो ट्रेडिंग बनाता है, अब तुमने मान लो 1000 पीस खरीदा, तो 1000 पीस का कॉस्ट लिखते हो ना डेबिट साइड में आके ट्रेडिंग में, हम ये लिखते हैं। अब मान लो तुमने सेल 800 पीस किया है, तो 800 पीस का यहां तो सेल वैल्यू लिखेगा। अच्छा, 1000 में से 800 पीस खरीदा तो कितना पीस नहीं खरीदा, सॉरी, 1000 में से 800 पीस बेचा तो कितना पीस नहीं बेचा? 200 क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो तुम लोग 200 लिखते थे यहां पर। तो लॉजिकली समझो ना, लॉजिकली इस साइड में 1000 यूनिट का कॉस्ट, उल्टा साइड में 200 यूनिट का कॉस्ट लिखा। उल्टा साइड में लिखने का मतलब माइनस हो गया ना, तो नेट में तो 800 यूनिट का ही परचेज आया यहां पर, पूरा परचेज तो आया ही नहीं। तो ये जो 800 यूनिट का खर्चा आया ना, इसको एडजस्टेड परचेज बोलते हैं। तो ट्रेडिंग में एक्चुअली परचेज नहीं जाता, एडजस्टेड परचेज जाता है। अगर किसी को समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आगे आगे जैसे आप थोड़े से और बड़े बच्चे होंगे, मैं और गहराई में धीरे धीरे उतरूंगा ना, तब आपको ये बात ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर अभी नहीं भी आया तो ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा क्लिक कर गया होगा, जब मैं लिखा आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, 1000 इधर में, 800 200 इधर में, तो नेट में तो 800 का ही कॉस्ट गया ना ट्रेडिंग में। 800 मतलब जो माल बेचा था उसी का कॉस्ट गया, तो जो माल बेच दिया तो बेनिफिट डिराइव हो गया, तो मेरा एक्सपेंस बन गया, इसलिए बस उतना ही ट्रेडिंग पीएल में गया। अरे बाप रे बाप, अकाउंट्स में इतना गहराई हो सकता है सर? इतना सोचने का जगह होता है? हम तो कभी सोच ही नहीं थे। हम तो आता था एंट्री धर धर करके एंट्री मारते थे, परचेज सेल ये सब हो गया, खत्म अकाउंट्स। बहुत है बेटा, मैं तो इतना डिस्कस कर रहा हूँ, कोई इतना बात करता ही नहीं है, डायरेक्टली चैप्टर से स्टार्ट होता है। आपको भी पता है ये सब बात, कभी कोई बताएगा ही नहीं ये सब बात इतना। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, इतना दूर मैं आपको क्लैरिटी दे पाया। अच्छा, अब मैं थोड़ा और चर्चा कर लेता हूं। मैं चर्चा करने वाला हूं आपसे अकाउंटिंग प्रोसेस का, या इसको आप स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। और मेरे को लगता है ये सारा बच्चा लोग जानता है, और इंपॉर्टेंट भी है, थ्योरी ये सब आता है, पूछा जाता है कई बार। अकाउंटिंग प्रोसेस बचपन से कर रहा है सारा बच्चा, अकाउंटिंग प्रोसेस बचपन से। चलो मेरे को बताओ, पहला प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले जब भी कोई ट्रांजैक्शन इवेंट होता है, सबसे पहले क्या होता है? क्या बनाते हैं, कहां रिकॉर्ड करते हैं? हाँ, सबसे पहले भैया जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। भैया हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, वेरी गुड। आप सबसे पहले जर्नल बुक बनाते हो। जर्नल में रिकॉर्ड करने को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? जर्नलाइजिंग। तो अगर सही वर्ड पूछ रहे हो ना, कि स्टेप 1 कोई पूछे ना क्या है, तो बोलना जर्नलाइजिंग। जर्नल तो बुक का नाम है रे। अच्छा, मैं ऐसे बोला बुक का नाम है, आप समझ गए? हाँ, उस प्रोसेस का नाम क्या है, स्टेप का नाम क्या है? जर्नलाइजिंग। अच्छा, जर्नल के बाद फिर क्या बनाते हैं भैया? लेजर बना देते हैं। लेजर में क्या करते हैं भैया? जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं ना भैया। तो एक्चुअली स्टेप का नाम है पोस्टिंग। तो कोई पूछेगा सेकंड अकाउंटिंग प्रोसेस, तो पोस्टिंग आ गया। तीसरा स्टेप क्या है भैया? फिर हम लोग बनाते थे ट्रायल बैलेंस, याद आ रहा है क्या कुछ? फिर भैया चौथा हम लोग क्या बनाते हैं पता है? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट।
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आखिरी स्टेप, पांचवा स्टेप है बैलेंस शीट। तो अकाउंटिंग का ये मोटा मोटा प्रोसेस है। मुझे लगता है कि ऐसे सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि पहले जर्नल बनेगा, फिर लेजर बनेगा, लेजर में बैलेंस करके फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट से पहले बनेगा ट्रेडिंग पीएल, और बाद में क्या बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। यहां तक लिखो जल्दी से। आहा, मजा आ रहा है भैया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना भैया, मजा आ रहा है। अच्छा, आप सबको जर्नल के बारे में आइडिया है? एक ओवरव्यू दे देता हूं, सब लिखने का क्या जरूरत है। जर्नल का फॉर्मेट कुछ ऐसा बनाते हैं, अगर किसी को थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। एक डेट का कॉलम होता था, एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है, एक लेजर फोलियो, एक डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट। कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है ना, सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होता है, और जर्नल में हम लोग क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं, मतलब डेट वाइज। पहले डेट लिखेंगे जिस तारीख को हो रहा है, जो भी एंट्री है, तो एक अकाउंट डेबिट होगा, टू दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। जो डेबिट होगा उसका अमाउंट यहां लिख देंगे, क्रेडिट का अमाउंट यहां लिखेंगे, और इसके नीचे हम लोग एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखते हैं ट्रांजैक्शन का, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नरेशन बोल देते हैं। ये सब बात सबको पता है। अब लेजर बुक में जाके हर एक अकाउंट बनता है, सारा अकाउंट बनता है। लेजर में जाके क्या बनता है, अकाउंट बनता है। लेजर में जाके क्या बनता है भैया, सब अकाउंट बनता है। जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूं ये कैश अकाउंट है, तो ये अगर डेबिट साइड है और ये क्या होता है, क्रेडिट साइड। एक कॉलम होता है डेट का, एक कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, एक होता है जर्नल फोलियो, एक अमाउंट। फिर ऐसे ही होता है डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। एंड आई होप सबको पोस्टिंग करना आता है लेजर में। हाँ बोल रहे थे इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा, हाँ नहीं बोलेंगे तो आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ है, ठीक है। अब सबसे बड़ा डाउट जो आता है मेरे को तुम्हारा पता नहीं भैया, ये लेजर फोलियो में क्या लिखते हैं और ये जर्नल फोलियो में क्या लिखते हैं, ये तो कोई बताया ही नहीं कभी। हम लोग पूछे बस ऐसे बोलता खाली छोड़ दो, खाली छोड़ दो, टीचर ही बोल देता था खाली छोड़ दो, मतलब ही नहीं समझाया। देखो भाई साहब, मैं आपको मतलब समझा देता हूं, जिंदगी में पहली बार शायद आप सुन रहे होंगे, शायद मुझे ऐसा लगता है। भैया फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। क्या बोला, फोलियो का मतलब पेज नंबर। एक्चुअली देखो, जर्नल के अंदर लेजर फोलियो बनता है। ध्यान से देखो, जर्नल के अंदर कौन सा फोलियो है, लेजर फोलियो है। और लेजर के अंदर कौन सा फोलियो बनता है, जर्नल। ये बनता है क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए। मतलब भैया समझे नहीं। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स परचेज किया कैश में, तो जर्नल में एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब प्रैक्टिकली सोचो, क्या क्या पूरे जर्नल बुक में एक ही ट्रांजैक्शन होगा, बहुत सारा ट्रांजैक्शन होगा, बताना, बहुत सारा होगा ना भाई। मेरे कंपनी का नाम, छोटा सा कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। बता, जर्नल का बुक का साइज तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, हाँ कि ना, बता। अब मान लो ये मेरा जर्नल बुक के पेज नंबर 28 है, जर्नल का पेज नंबर 28 में मैंने एंट्री मारा। मेरा बात समझ रहा है। अब लेजर में जब पोस्टिंग करने जाएंगे, एक कैश अकाउंट में पोस्टिंग होगा, उसके नीचे आपका क्या नाम है, परचेज अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट में पोस्टिंग होगा। अब जो कैश अकाउंट है ना, मान लो वो लेजर बुक के पेज नंबर 19 में है, और ये जो परचेज अकाउंट है ना, ये लेजर के पेज नंबर 37 में है। तो करते क्या है जरा समझो। जैसे मैंने लिखा ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, पहले एंट्री पास करेंगे। अब ये परचेज का मैं पोस्टिंग करने जा रहा हूं लेजर में, मैं लेजर में जाके लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, पोस्टिंग मार दिया। ये परचेज अकाउंट कौन से पेज नंबर में बना हुआ है, लेजर के 37। मैं यहां आके लिखूंगा 37। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो एंट्री है ना, इसका पोस्टिंग देखना, तो जाओ लेजर में पेज 37 में जाओ, वहां दिखेगा। अब लेजर बनेगा 5000 पन्ना का, खोजते रहेंगे क्या, अगर खोजना हुआ तो पागल हो जाएंगे ऐसे। समझ रहे मेरा बात। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, सुन, जब लेजर बन रहा है ना, लेजर, इसमें एक जर्नल फोलियो बना होगा 10 तरह की, इसमें एक जर्नल फोलियो बना होगा। मैं क्या करूंगा, जब परचेज में आया, मैं जर्नल के कौन से पेज से लेके आया एंट्री 28, मैं यहां पर आके लिखूंगा 28।
जिससे जब मैं परचेज अकाउंट में टू कैश देखूंगा ना, अगर मेरे को पता करना है कि भाई कौन सा एंट्री का पोस्टिंग हुआ है, भाई बहुत सारा तो एंट्री है मेरे पास, लाखों एंट्री है, तो बोलता जर्नल का पेज नंबर 28 में जो एंट्री मारा हुआ है वहां से आया है, खोजना आसान नहीं हो जाएगा। भैया वो तो है। अब इधर देखो, जैसे अब ये टू कैश है, अब मैं कैश का पोस्टिंग करने जाऊं, कैश में जाके लिखूंगा बाई परचेज, जर्नल का कौन सा पेज नंबर है 28, तो मैं यहां पर आके लिख दूंगा 28, और कैश लेजर नंबर है 19, पेज नंबर 19, मैं कैश के बगल में लिखूंगा 19। तो इससे फायदा क्या होता है कि फ्यूचर में जाके अगर मेरे को वापस से एंट्री वगैरह चेक करना होता है ना, तो मुझे पेज दर पेज खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरे पास लिखा हुआ है, झट से निकाल लूंगा। तो क्या अकाउंटिंग जो होता है, ये जो अकाउंट्स बनता है, ये सालों साल यूज होता है। तुम मान लो 2 साल पहले का एंट्री खोजना है, कुछ गड़बड़ी निकल गया मान लो, तो क्या 2 साल पहले का बुक का पेज नंबर याद होगा तुमको? तुम आर्यभट्ट का संतान है तो भी नहीं होगा भाई, मेरा बात समझ रहा है? आइंस्टाइन का औलाद है तो भी शायद इतना याद नहीं रख पाएगा तुम। तो इसीलिए दिया जाता है। तो अगर आज के बाद से कोई पूछे ये फोलियो में क्या होता है, बोलते हैं हम लोग पेज नंबर लिखते हैं दूसरे बुक का। जर्नल में लेजर फोलियो बनता है, मतलब लेजर का पेज नंबर लिखेंगे, और लेजर में क्या बनता है, जर्नल फोलियो, जर्नल का पेज नंबर। और ये क्यों किया जाता है? क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए। क्यों किया जाता है भैया? क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए। बोलो, बात समझ में आया? यस सर, नो सर? हाँ भैया, समझ में आ गया। तो जर्नल लेजर के बारे में मैंने आपको मोटा मोटा बात समझा दिया। अब आप लोग को जर्नल एंट्री वगैरह बनाना था, बेसिक जर्नल एंट्री क्यों सिखाना है? भैया सुनो ना, एक दो तो एनालाइज करवा दो ना। हाँ, मैं एक दो ट्रांजैक्शन आपको एनालाइज करके बताना चाहता हूं। अभी मैं क्या करने वाला हूं भैया, आप ट्रायल बैलेंस के बारे में नहीं बता रहे हैं, बाद में भैया ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बाद में, वो अभी का डिस्कशन है, बेसिक्स का पार्ट नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं आपके सामने एक ट्रांजैक्शन रखूंगा और उसका जर्नल एंट्री बनाने का प्रक्रिया सीखेंगे, मतलब सोचते कैसे हैं ये सीखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय ओनर ₹1 लाख, चलो 1000 कर दिया, छोटा कर दिया। अब क्या होता है, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन आपको दिखाई देता है, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, राइट, विच इज रिलेटेड टू बिजनेस, सबसे पहले अपने लोग डबल एंट्री यूज करते हैं, यस और नो? तो आपको 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकालना पड़ेगा। तो यहां अगर 2 एस्पेक्ट देख रहे हैं, तो एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है, ये पता चला। कौन ला रहा है? ओनर ला रहा है। पहले लॉजिकली सोचना शुरू करो। तो मैं बोल रहा हूं 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो कैश, एक तो इंपॉर्टेंट है, एक तो ओनर है। कैश के लिए हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं बुक्स में, बोलो हाँ। ओनर जब पैसा लाता है तो कौन सा अकाउंट यूज होता है? वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट यूज होता है। अब मेरा रिक्वेस्ट ये होता है कि सोचने के लिए हमेशा अपना मॉडर्न अप्रोच यूज किया करो, ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्या बोलते हैं, अकाउंट 5 तरह का होता है, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। जरा सोच के बताओ, कैश कौन सा अकाउंट है? एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल क्या है भैया? कैश तो एसेट अकाउंट है, वेरी गुड, एसेट होता है। और कैपिटल भैया, कैपिटल तो कैपिटल ही है। हाँ, अब तुमको ये सोचना है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। जैसे सोचो, बिजनेस में कैश आया कि गया? इस बार मुंह से बोलना, हाँ, आया कि गया? आया। तो अगर बिजनेस में कैश आया तो क्या मैं बोलूं मेरा कैश बैलेंस इंक्रीज कर गया, कैश बढ़ गया बिजनेस में? कैश मेरा एसेट है, मतलब बिजनेस में एसेट इंक्रीज हो रहा है। और एसेट इंक्रीज होने से बताओ, एसेट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? भैया एसेट इंक्रीज होने से आप ही तो सिखा रखे हैं एसेट डेबिट करेंगे, वेरी गुड। अब कैपिटल का बात सोचो, जब मालिक बिजनेस में पैसा लाया तो कैपिटल लाया ना, तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ गया कि कम गया? बढ़ गया। और इंक्रीज इन कैपिटल डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है। तो अब मेरा जर्नल एंट्री मेरे को दिख रहा है कि भैया मुझे कैश अकाउंट डेबिट कर देना चाहिए और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देना चाहिए। प्रेजेंट ऐसे करेंगे,
ये तो मैंने आपको लॉजिकली समझाया। यहां पर प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है। नरेशन वैरेशन लिखते हैं, पर मैं नरेशन अभी लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस आपको पुरानी यादों को याद दिला रहा हूं कि भाई ऐसे करना चाहिए। भैया 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 क्या एक और भैया, एक और ऐसे लो ना, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा एक और ये लो। मैंने बोला गुड्स परचेज्ड ₹1000 इन कैश। गुड्स परचेज इन कैश। तो यहां इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? एक तो गुड्स परचेज हुआ है और एक कैश है। जो गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है ये बताओ। मैंने अभी समझाया था, गुड्स परचेज करते तो कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट यूज होगा भैया। और कैश के लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है? कैश अकाउंट यूज होता है। अब जरा सोचो, लॉजिकली सोच के बताना, ये जो परचेज है ना, परचेज ये आपका एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है कि एक्सपेंस? हमको पता है आप गलत बोलेंगे, फिर भी बोलो। अभी समझाया था थोड़ा देर पहले। चीटिंग कर लो ना, कॉपी कॉपी पलटो ना, कौन मना किया है? कभी कभी पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए क्या करके आए हो। ईगो में मत डालो, एक बार जो मैंने लिख दिया दोबारा उसे मैं पलट के नहीं देखता, ऐसा ईगो नहीं होना चाहिए। पलट के देखो, गाना भी है ना, ए पलट। बोलो क्या क्या मिला? हाँ, परचेज मेरा करते हैं तो मेरा एसेट है, और कैश भी मेरा एसेट है। अच्छा, परचेज किए तो घर में गुड्स आया, आया तो मेरा एसेट बढ़ गया, बोलो हाँ। और कैश आया कि गया? गया, तो कैश मेरा कम हो गया। एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है, एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है। तो आपका जर्नल एंट्री क्या बनना चाहिए? जर्नल एंट्री बनना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो भी रुपया है, 1000 रुपया 1000 रुपया। एकदम बच्चा लोग का बात कर रहे हैं, बच्चा लोग का बात, बादशाह। समझा मेरा बादशाह? चलो थर्ड वन, चलो देखते हैं। लॉजिकली सोचो, थोड़ा डर लगेगा एक बार, किंतु मजा आएगा बाद में। गुड सोल्ड फॉर कैश ₹1000। बताओ यहां दो तो इंपॉर्टेंट का अकाउंट कौन कौन सा है? भैया एक तो गुड सोल्ड हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, और सोल्ड होके घर में कैश आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कैश के लिए तो हम लोग कैश अकाउंट यूज करते हैं। जब गुड सोल्ड करते हैं कौन सा अकाउंट यूज होता है? सेल्स अकाउंट यूज होता है। कैश अपना एसेट होता है, बोलो हाँ एसेट अकाउंट है। सेल्स बताओ? इनकम। वेरी गुड, इनकम। अच्छा बोलो, जब सेल किए तो घर में कैश आया कि गया? जब सेल किए तो घर में कैश आया कि गया? आया। आया मतलब इंक्रीज इन एसेट हो जाएगा। और जब सेल किया मैंने और गुड्स, तो मेरा टोटल जो सेल हुआ बिजनेस में वो बढ़ गया होगा कि कम हो गया होगा? बढ़ गया, तो ये भी बढ़ गया। एसेट इंक्रीज होने से डेबिट हो जाता है, और इनकम इंक्रीज होने से क्रेडिट हो जाता है। तो आपका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 1000। बोलो मेरे बच्चे। बोलो मेरे बच्चे, बोलो मेरे बच्चे, क्या समझे क्या? गुड। अब एक काम करते हैं, एक तो हेडिंग लगाओ, हाउ टू डिटरमाइन whether it is cash or credit transaction for purchase and sale transaction. अब मैं
ये आइडेंटिफाई करना चाहता हूं कि जो ट्रांजैक्शन है कैश है कि क्रेडिट है। मगर अभी जो हम लोग रूल्स लेने वाले हैं, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर परचेज एंड सेल ट्रांजैक्शन। परचेज और सेल को छोड़ के और कोई ट्रांजैक्शन पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होता अकाउंट्स में, ओनली फॉर परचेज एंड सेल। अब मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लिख रहा हूं, उससे आप कॉपी करो, फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि कैश है कि क्रेडिट है। नंबर 1, गुड्स सोल्ड टू राम on credit rupees 1000. 2, goods sold to Ram in cash 1000. Third, goods sold to Ram rupees 1000. Fourth, goods sold rupees 1000. Fifth, goods sold on credit rupees 1000. Next, goods sold for cash rupees 1000. पहले ये सारा नोटिंग करो, पहले ये सारा नोटिंग कर लो। और सारा नोटिंग करके हमको ये बताना है, मैं पूछूंगा एक एक करके तब डिस्कस करेंगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है क्रेडिट। रेडी? हाँ भैया हम लोग लिख रहे हैं। हाँ तो लिख लो ना, कौन मना किया है। हो गया? चलो मैं बोल रहा हूं गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। भैया बोल तो रहा है मुंह से फाड़ फाड़ के क्रेडिट है। हाँ एकदम करेक्ट। तो बोल रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। गुड सोल्ड टू राम इन कैश, ये बोल तो रहा है कैश में किया है, तो सही बोल रहे हो, ये कैश ट्रांजैक्शन है। अब यहां बोला गुड सोल्ड टू राम, यहां पर कैश भी नहीं बोला क्रेडिट भी नहीं बोला, कंफ्यूज हो गए। कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश की क्रेडिट? क्रेडिट है। क्यों भैया? यहां पर पार्टी का नाम दे दिया, तो समझो जब भी पार्टी का नाम दे दे और कैश क्रेडिट ना बोले तो उससे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। पर ये रूल याद रखना, परचेज और सेल ऑफ गुड्स के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है? अगर पार्टी का नाम दे दे और ये आपको नहीं बताए कि वो कैश में हुआ है कि क्रेडिट में, तो इसका मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगला वाला देखो, गुड सोल्ड बोला है, जा कैश भी नहीं बोला क्रेडिट भी नहीं बोला, पार्टी का नाम भी नहीं बोला। अब ये कैश ट्रांजैक्शन है। मतलब कैश बोल दे तो कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट बोल दे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश क्रेडिट नहीं बोला मगर पार्टी का नाम बोला है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश क्रेडिट ने बोला, पार्टी का नाम भी नहीं बोला, तब ये कैश ट्रांजैक्शन है। अच्छा अगला देखो, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, बोल तो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। फॉर कैश, बोल तो रहा है कैश, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। मतलब अगर आप बोलते हो भैया एक तो इसका समरी टाइप का बनाओ, क्या समझ में आ रहा है? मैं बोलता हूं एक कैश और ये क्रेडिट और ये पार्टी नेम, ये तीन चीज से मिला के पता चल जाएगा कि ये मेरा कैश ट्रांजैक्शन है कि मेरा क्रेडिट। मतलब भैया अगर सब में बोला है, पार्टी का नेम दिया मान लो, और बोला कैश में है, तो ऑब्वियसली ये कैश ट्रांजैक्शन है। सब में पार्टी का नेम दिया है, कैश नहीं बोल रहा है क्रेडिट बोल रहा है, तो ठीक है भैया फिर ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही है। सब में कैश भी नहीं बोला क्रेडिट भी नहीं बोला, बस पार्टी का नेम दिया है, तब तो भैया क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही कहलाएगा। अब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सब में कैश भी नहीं बोला क्रेडिट भी नहीं बोला पार्टी का नेम भी नहीं बोला, तब तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। सीधा सीधा यही रूल है, सोच के देखो। कैश बोला तो कैश, क्रेडिट बोला तो क्रेडिट, कैश क्रेडिट नहीं बोला पार्टी का नाम बोला है क्रेडिट, कैश क्रेडिट भी नहीं बोला पार्टी का नाम भी नहीं बोला, कैश ट्रांजैक्शन है। बट दीज रूल्स आर एप्लीकेबल ओनली फॉर परचेज एंड सेल ट्रांजैक्शन। यू हैव टू बी क्लियर विद दैट। बोलो क्लैरिटी मिला? अब अगला जो चर्चा मैं करना चाहता हूं वो है डिस्काउंट को लेके। मुन्ना डिस्काउंट,
डिस्काउंट को लेके बात करते हैं। डिस्काउंट वर्ड आज के दिन में सब जानता है, पर बिजनेस में जो डिस्काउंट होता है ना, वो कितना तरह का होता है, किसी को पता है? बिजनेस में डिस्काउंट कितना तरह का होता है? बोलो। वेरी गुड भैया, दो तरह का डिस्काउंट होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, बहुत सही बोले आप, और एक आपने बोला कैश डिस्काउंट। वेरी गुड, एकदम सही बेटा, एकदम सही। अब क्वेश्चन है ट्रेड डिस्काउंट किसको बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट किसको बोलते हैं? जब माल बल्क में खरीदते हैं ना, क्वांटिटी में, उसके लिए जो डिस्काउंट मिलता है ना, उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। नहीं तो बाहर कभी जाता है तो जब बहुत सारा माल एक साथ खरीदता है, थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है ना सामने वाला, तो वो जो डिस्काउंट है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। इट इज गिवन फॉर बल्क परचेज। जब बल्क में माल खरीदते हैं ना, परचेज करते हैं ना, तब तब जो डिस्काउंट दिया या लिया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या जानते हो? इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स। फिर नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स का मतलब, इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स का मतलब, इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स का मतलब, इसका मतलब इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होता। घबराइए मत, समझिए। जब मैं बोल रहा हूं इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिकॉर्ड मतलब जर्नल करने का बात कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग जर्नल में होता है। तो हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट का कभी कोई जर्नल एंट्री होता ही नहीं है। तो भैया फिर कैश डिस्काउंट किसको बोलते हैं? कैश डिस्काउंट दिया जाता है बच्चे प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। प्रॉम्प्ट मतलब फटाफट, फटाफट पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूं कि मान लो मैंने आपको माल बेचा 1,00,000 रुपीस का, ठीक है, और मैं अपने कस्टमर लोग को 30 डेज का उधारी देता हूं, क्रेडिट देता हूं। आप बोले भैया कितना दिन में पैसा देना है? मैं बोला 30 दिन के अंदर दे दे। किंतु फिर मैंने तुमको एक ऑप्शन दिया, किंतु एक है मेरे यहां पर एक काम, क्या जानते हो? जा बोले क्या? बोले जो आदमी मेरे को 2 दिन के अंदर पैसा देगा ना, उसको मैं 5% डिस्काउंट दे दूंगा। मान लो ये जैसी मैं लाइन बोला, आपके अंदर कुछ लालच आ रहा है? अरे अगर 2 दिन में पैसा दे दिए ना, 1,00,000 का 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा भाई साहब। तो तुम क्या करेगा? उछल उछल के जल्दी पैसा देने की कोशिश करेगा, पैसा बचाने के लिए। तो ये वाला जो डिस्काउंट है, इसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। क्यों? ये डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप जल्दी से पेमेंट करोगे 2 दिन के अंदर। 2 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है, 5 दिन, जो भी है, जल्दी पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट है। और याद रखिएगा, ये डिस्काउंट बुक्स में हमेशा रिकॉर्ड होता है। लिख के रखो, इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बुक्स। इसका हमेशा जर्नल एंट्री होता है। भैया सारा बात आपका अच्छा लग रहा है, बस एक डाउट आ रहा है। क्या भैया? जो आप बोले ना ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में कभी रिकॉर्ड नहीं होता है, हमको लगता है रिकॉर्ड होता है। प्रूव करो रिकॉर्ड नहीं होता है। यार प्रूव भी अभी हम ही करेंगे, और क्या भैया? नहीं तो कौन करेगा? पड़ोसिया के करेगा क्या? आपसे क्लास ले रहे हैं तो आप ही ना बताएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, गुस्सा मत, तो मैं बता देता हूँ। चलो एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, पर ये एग्जाम्पल लेने से पहले एक छोटा सा एजम्पशन है। भैया एजम्पशन भी लेंगे आप? हाँ, सुन तो लो एजम्पशन क्या है। एजम्पशन ये है कि आप सारे बच्चे लोग एकदम ऑनेस्ट बच्चे हो, सत्यवादी हरिश्चंद्र, कभी झूठ सच नहीं करते जिंदगी में, जो करते हैं ऑनेस्टली करते हैं, डिसऑनेस्टी का कोई बात ही नहीं आपके अंदर। ये एजम्पशन ले सकते हैं? अच्छा, ये एजम्पशन ले लिया मैंने। एक सेकेंड, मेरा चेहरा, रुको तो, मेरा स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है कुछ बच्चों को, मुझे पता है पता है पता है। अरे, आ गया भाई साहब, आ गया। लो जी, अब मैं जो बोल रहा हूं उस पर जरा सा ध्यान से। मैं एजम्पशन ये लिया कि भैया आप लोग सारे के सारे ऑनेस्ट बच्चे हो, कभी कोई 2-5 वाला काम नहीं करते। अब मान लो ऐसा हुआ कि आपके घर में आपके मम्मी ने या पापा ने आपको बोला, जा बेटा जा, आज बाजार जा, सब्जी बाजार, और जाके 5 किलो आलू खरीद के लेके आ, ठीक है ना? तुमको घर वाला लोग
रुपया दिया, बोले जा लेके आ। मान लो 100 रुपया हाथ में दिया तुमको, बोले जाओ आलू लेके आओ। तुम बाजार जाएगा, वो सब्जी वाला के पास जाएगा जिसके पास आलू है, उससे पूछेगा भैया कैसे दिए आलू, ये क्या भाव है। कलकत्ता का बच्चा होगा तो बोलेगा दादा कौतो करे। तब क्या होगा, वो आलू वाला मान लो बोला कि 20 रुपया पर केजी का, नहीं समझा, आलू वाला क्या रेट बोला, 20 रुपया पर केजी बोल रहा है, 20 रुपए पर केजी, सुनाई दे रहा है। तो जैसे वो बोलेगा 20 रुपए पर केजी, तुम मानेगा थोड़ी ना, तुम बोलेगा भैया सुनो 100 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो नहीं ना, 5 किलो लेना है, सही भाव बताओ ना। तो वो भी थोड़ा खड़ा होता है, अच्छा 5 किलो लीजिएगा, ठीक है सुनिए ना, 20 रुपया करके 5 किलो का बनता है हमारा 100 रुपया, आप 5 रुपया कम दीजिएगा, आप मेरे को 95 भी दीजिएगा, तुम भी खुश हो जाता। बोला हाँ ये हुआ ना बात। अब तुम क्या करता, उससे आलू ले देगा, आलू लेके उसको कितना रुपया देगा पहले बताओ, 100 देगा कि 95 देगा, 100 देगा कि 95 देगा उसको, ऑब्वियसली भैया 95 देके आ जाएगा घर में। अब मान लो तुम्हारे घर में एक डायरी मेंटेन होता है, खर्चा का डायरी, मान लेते खर्चा का डायरी, समझते हो ना। अब नियम यह कि जो भी खर्चा होगा ना वहां आके हम लोग लिखते हैं। तो जब घर में जाके डायरी में लिखोगे, कैसे लिखोगे, आलू, मैं थोड़ा हिंदी में लिख रहा हूं, आलू 5 किलो, बगल में क्या लिखोगे, 100 की 95। ऑनेस्ट हो तुम, मेरे को पता है तुम्हारे मन में तो यह आएगा भैया हम तो 100 ही लिखेंगे, 5 रुपया मेरे पॉकेट में। हमको पता है वो चोरी चमारी तुम जो करता है, इसीलिए हम पहली एजम्पशन लिए थे कि ऑनेस्टी वाला खेला है। बताओ कितना रुपया लिखोगे, 95 ना लिखोगे। अच्छा ब्रैकेट में लिखते हो क्या, सामने वाला 100 रुपया बोला था, ट्रेड डिस्काउंट दिया 5 रुपया करके हम 95 में लिखे, ऐसे लिखता है क्या भाई उसके नीचे, नहीं। क्या वो 5 रुपए का कोई जिक्र भी करते हो कहीं पर पूरे बुक में, नहीं। क्यों, सोचो, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता है। लॉजिकली सोचो ना, अकाउंट्स तो अपने लोग जो अकाउंट्स मेन करते हैं वो तो बहुत दूर का बात है, तुम लॉजिकली सोचो, लिखते हो क्या, नहीं। क्योंकि मेरे लिए सही परचेज प्राइस तो 95 ही है, तो मैं 95 ही ना रिकॉर्ड करूंगा, इसलिए 5 रुपीज डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करता। अच्छा 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 अच्छा, बात तो सही है सर। हाँ पर एजम्पशन ये कि तुम सच्चा इंसान है, नहीं तो हमको पता है तुम्हारे मन में तो ये आएगा भाई हम तो क्यों बोलेंगे, हम तो 100 रुपये बोलेंगे घर में, 5 रुपया मेरा मेरा। चलो छोड़ो, हमको पता है तुम्हारे अंदर कितना चोर भर्ती पड़ा है। क्या बोले भैया, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बोले, ऐसे ऐसे, बुरा मानने का बात ही नहीं है। तो आप ये पॉइंट समझ में आया मेरा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके एक एंट्री के थ्रू इसको लिख लूँ जल्दी से। हाँ भैया एक एग्जाम्पल लिखवा दो, बढ़िया रहेगा। देखो नंबर 1, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ₹1 lakh, comma, less trade discount at the rate 10%. नेक्स्ट 2 तारीख को पे टू राम इन फुल आफ्टर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। ये 2 ट्रांजैक्शन लिखो, मुझे समझाना है फिर, जल्दी 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 जल्दी। मतलब भैया आप जब से बोलना चालू किए ना तब से बोलना बंद नहीं किए, 1 मिनट सांस नहीं लेते, शांति नहीं लेते। बाकी लोग तो अंदर सांस ले लेता है, आप तो भकर भकर बोलते जाते हैं, लिखते जाते हैं, पता नहीं हाथ दर्द हो रहा है, लगता है एक तो स्टेपनी वाला हाथ रखना पड़ेगा, हाथ दर्द होता है, हाथ खोलना पड़ेगा, दूसरा हाथ लगाना पड़ेगा, फिर लिखना चालू करना पड़ेगा। तंग कर दिए। बोले भैया आपको लेते हुए कितना क्लास हुआ है, जुम्मा जुम्मा 3 क्लास नहीं हुआ आपको अभी, और पेज देख रहे हैं तो 20 पन्ना लिखा के बैठे यहाँ पर अभी तक, तो 20 से ज्यादा ही हो गया होगा शायद। क्या बोले भैया आपको, क्या बोले, बच्चा लोग पे जरा तरस नहीं खाते। नहीं हम नहीं खाते तरस, बोले देखिए मुंह पे भी बोलते हैं इंसान तो। चलो हो गया, चलो इधर आओ। अब है गुड्स परचेज फ्रॉम राम 1 lakh, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। मेरा पहला क्वेश्चन है, मैंने जो राम से गुड्स परचेज किया है ये कैश में खरीदा कि क्रेडिट में खरीदा है, ये बताओ, कैश में खरीदा कि क्रेडिट में खरीदा है। हाँ क्रेडिट में, भैया राम नाम बोल रहा है, कैश क्रेडिट कुछ नहीं बोल रहा है, तो क्या मतलब क्रेडिट में खरीदा है। अब एक तो बात समझो जरा सा, चीजों को समझना। मैंने जो परचेज किया है ना, कितने में परचेज किया, 1 लाख रुपए में। ये जो 1 लाख रुपया है ना बच्चे, इसको हम लोग कोटेशन प्राइस बोलते हैं।
कोई अगर पूछिए 1 लाख रुपए को कौन सा प्राइस बोलेंगे, तो 1 लाख रुपए हमारा कौन सा प्राइस है मुन्ना? कोटेशन प्राइस। अब कोटेशन प्राइस में हमको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 10%। मैं बोल रहा हूं 1 लाख का 10% 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो ज्यादा खरीद रहे इसलिए 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये जो 90,000 इसको क्या बोलते जानते हो? ये मेरा परचेज प्राइस है। अगर कोई पूछे ना आपने कितने का माल खरीदा, आप क्या बोलोगे? 1 लाख का खरीदा कि 90 का खरीदा? सच्ची बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, 1 लाख बोलोगे कि 90 बोलोगे? 90 कैसे बोलोगे 1 लाख? वो 10,000 तो ट्रेड डिस्काउंट है, वो तो दिखाने का बात था। नहीं समझा? बाजार में जब जाते हो कई सारा सामान खरीदने जाते हो, लिखा हुआ नहीं रहता ऐसे 1 लाख रुपीज का, पर पेमेंट अगर 90 करके आए हो तुम, तो क्या बोलोगे? 1 लाख में खरीदा कि 90 में खरीदा? ओ अच्छा, हाँ, शो ऑफ करने के लिए ज्यादा प्राइस बोलना पड़ता है अपने रिलेटिव्स और पड़ोसियों को कि देखो मैंने 5 लाख का ये सामान खरीदा है, भले खरीदा हो 50 रुपए का, ज्यादा जताना है, वो वाला बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? वो जताने वाला बात नहीं कर रहा हूं मैं। किंतु सच में तुम अगर परचेज प्राइस पूछेगा तो क्या बोलना चाहिए? 90 ना बोलना चाहिए, क्योंकि 10 तो ट्रेड डिस्काउंट है। किंतु सामने वाला जब हमको पेमेंट करना पड़ेगा ना, जिससे मैंने परचेज किया, उसको 90, किंतु हम बोल रहे हैं हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, किंतु हमको कैश डिस्काउंट 2% मिल रहा है। ए भाई साहब, कैश डिस्काउंट 2% किस पे मिलेगा? 1 लाख पे मिलेगा कि 90 पे मिलेगा? भैया 90 पे मिलेगा। परचेज प्राइस का 2%, 9 दूनी 1800 डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा, कितना पेमेंट करेंगे जानते हैं? 88,200 का पेमेंट करेंगे। अगर आप लॉजिकली समझ रहे हैं, ये पेमेंट टू बी मेड, कितना रुपए का पेमेंट करना है, तो दैट इज 88,200 का पेमेंट करना है। नहीं समझे? समझे? यानी अगर आप 1 तारीख को बोलते हो भैया पहला एंट्री परचेज के दिन क्या एंट्री करोगे, तो उधार में खरीदे ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट। 2 क्या? पार्टी। अरे कैश थोड़ी ना दिए अभी तक, देना बाकी है। पहले दिन तो उधार में खरीदे, कितने में खरीदे? 90,000। परचेज प्राइस तो 90 था। क्या ये बात समझ में आया? अब सेकेंड डे जब राम को पेमेंट करने जाएंगे, तो मैं एंट्री कर रहा हूं राम अकाउंट डेबिट। लॉजिकली सोचो, राम को पेमेंट कितना करना है? 90। पहला एंट्री में आपको दिख जाएगा मैंने 90 का गुड्स खरीदा है, मुझे राम को देना कितना है? 90। तो राम को देना तो 90 था, पर जब देने गए, ऊपर में अभी हिसाब लगाए हैं, कितना रुपया देंगे उसको? 88,200। तुम कैश लिख लो, बैंक लिख लो, उसका लड़ाई नहीं है, पर बाकी 1800 तो हमने उसे नहीं दिया, देना बाकी है। तो देखो ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लॉजिक समझो, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड क्यों करना पड़ेगा? अगर नहीं करेंगे ना, आपका जर्नल एंट्री टैली नहीं होगा। सोच के देखो, राम में नहीं तो बैलेंस बच जाएगा। 90 का राम था, अगर मैं 88,200 का उसको पेमेंट कर रहा हूं, तो 1800 बच जाएगा ना, उसको तो खत्म करना है, उसके साथ तो काम खत्म हो गया, फुल पेमेंट हो गया है। तो इसीलिए बाकी को मैं डिस्काउंट बोलूंगा, ये मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। सोचो लॉजिकली। हाँ भैया, अगर मैं पैसा दूंगा तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, तो मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम है, क्रेडिट होगा। तो वही तो किया मैंने, क्रेडिट इनकम, इनकम इनकम क्रेडिट, इनकम इनकम क्रेडिट। बोलिए ना। हाँ। हम्म 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 हम्म। ठीक है सर। अच्छा, तीसरा बात। अरे तीसरा क्या है, तो खत्म ही हो गया। अच्छा, पर आपको समझ में आया क्या ये कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग भी समझ में आया क्या? हाँ भैया, हो गया। बस बेसिक का भी मेरे तरफ से बात हो ही गया है, और ज्यादा बेसिक्स कुछ बचा नहीं है। ज्यादा क्या, कुछ और बेसिक्स मेरे तरफ से बचा ही नहीं है। अब बताओ, कोई खास तकलीफ, कोई डाउट? मेरा बस ये रिक्वेस्ट रहेगा, मैंने देखो बेसिक्स का टोटल आपका 3 लेक्चर्स लिया। ये तीनों लेक्चर्स में मैंने जो भी चीज लिखा है ना, इसको अच्छे से गो थ्रू करना, और कम से कम 5 से 6 बार गो थ्रू करना। आप देखोगे पूरे हमारे अकाउंटिंग जर्नी में ना, ये जो 3 क्लास में मैंने जो जो चीज बताया है ना, वो सारा मैं बार बार डिस्कस करूंगा, बार बार आएगा, हर चैप्टर में आएगा। और मैं बस इतना ही बोलूंगा उस वक्त, बता क्या आया था बेसिक्स में, बता क्या आया था बेसिक्स में, बता क्या आया था बेसिक्स में, बोलूंगा। फिर मत बोलना भैया वंस मोर, मैं वंस मोर में बिलीव नहीं करता। समझ में आया? तो ये पढ़ना पड़ेगा। अगर ये आपका स्ट्रांग हो गया ना, तो अब आगे जाके कोई भी चैप्टर ना झट से पकड़ लेंगे, आपको दिक्कत ही नहीं होगा।
ठीक है भैया, बात तो समझ में आ गया। तो ठीक है भैया, फिर आज के लिए इतने रखते हैं, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय।